अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। एक नए दिन के साथ एक सुबह का आगाज़ आज हम कर रहे हैं। मिड वीक जो है वो आज है, क्योंकि आज वेडनेसडे का रोज़ है और हम देखते हैं कि जैसे ही वर्किंग डेज़ हमारे स्टार्ट होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अब जल्दी से दोबारा से जो है वो वीकेंड आ जाए। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वेडनेसडे का रोज़ है और जब भी हम कल भी यही बात कर रहे थे कि जब भी दिन का आगाज़ करते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम तर चीज़ों के बारे में हमें पता हो कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इसी में हम थोड़ी सी आसानी करते हैं आप लोगों के लिए। जो टॉप 10 स्टोरीज़ होती हैं वो हम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। वैसे ही ज़रा हम मेहनत से ज़रा थोड़ा सा दूर भागते, तो हमने सोचा है कि आपके लिए आसानी करें, ख़बरें हम आपको बताएं, टॉप 10 स्टोरीज़ की तरफ बढ़ें कि आज की टॉप 10 स्टोरीज़ क्या हैं, शहर कायद में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है, क्या अच्छा होगा, क्या मसाइल हैं और उन मसाइल का हल आखिर क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी टॉप 10 स्टोरीज़ की, तो वज़ारत दाखिला सिंध का एक बड़ा फ़ैसला है। कराची शहर में हम देखते हैं, चाहे हम स्कूल्स की बात कर लें, स्कूल वैन्स की बात कर लें, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल वैन्स में सफ़र कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप जितने भी कराची शहर में चलते हुए रिक्शे देख लें, हम देखते हैं कि हर किसी में LPG लगी हुई है। तो वज़ारत दाखिला सिंध का बड़ा फ़ैसला है, शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरा। वज़ारत दाखिला सिंध का गैर कानूनी LPG दुकानों के ख़िलाफ़ एक्शन, रिहायशी इलाकों में LPG की फ़रोख्त फौरी रोकने की हिदायत, अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी वज़ारत दाखिला। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी गहमा गहमी है और काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर और साथ ही साथ किसी भी कॉर्नर पर जब लोग बैठते थे तो वो ये बात कर रहे होते थे। आलम इस्लाम की मारूफ शख्सियत डॉक्टर जाकिर नाइक 2 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे कराची पहुंचेंगे। कराची एयरपोर्ट पर जामिया बनोरिया आलमिया के तलबा और असातिज़ा उनका शानदार इस्तकबाल जो है वो करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो काफ़िले की शक्ल में मकामी होटल पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो उनकी जो है यहाँ पर लोग भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको सुनते भी हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत पॉजिटिव शख्सियत है, उनके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ इतने बड़े कारनामे हो रहे हैं तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का भी एक बड़ा कारनामा है। बल्दिया उस्मा कराची की मरकज़ी इमारत को जो है वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। हर किसी को यही कहा जा रहा था कि भाई आप भी सोलर पैनल्स अपने घर पे लगाएं और जो है वो बिजली के भारी भरकम बिलों से जो है वो अपनी जान छुड़ाएं। तो बल्दिया उस्मा कराची की जो मरकज़ी इमारत है उसको भी जो है वो अब सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा जो है वो शुरू हो गया है। मंसूबे के ज़रिए 150 किलो मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। मंसूबे के ज़रिए यौमिया 675 यूनिट बिजली जो है वो पैदा की जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात होती है सरमायाकारी की। हमेशा हम ये बात करते हैं कि जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके की सारी सूरत हाल है, जो बाहर से कह लें बैनुल अक़वामी जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं उस तरीके से जो है वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती हैं पाकिस्तान में। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि चीनी कंपनियों की कराची में सरमायाकारी में जो है वो दिलचस्पी है। कराची के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि 12 चीनी कंपनियों ने सरमायाकारी में दिलचस्पी का जो है वो इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन चाइना बेल्ट एंड रोड ग्रुप मिस्टर वैन ज़ियानो की क़यादत में चीनी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की है और वज़ीर आला सिंध ने चीनी सरमायाकारों के वफ़द को कराची में सहूलियात फराहम करने की भी जो है वो यकीन दहानी कराई है। क्रिकेट के बहुत सारे मतवाले हैं और हम देखते हैं बाबर आजम की एक बहुत ही बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। बाबर आजम का जो है वो इस्तीफ़ा आया, उसके बाद दोबारा से जब उनको कप्तानी दी गई, ये एक ऐसे इमोशंस पाकिस्तानी कौम के कनेक्टेड होते हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के। तो बाबर आजम ने जो है वो कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से एक दफ़ा फिर इस्तीफ़ा दे दिया है। बाबर आजम ने कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया। बाबर आजम ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि वो कप्तानी छोड़ने के बाद बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है और उसके साथ ही अपनी परफॉर्मेंस पर जो है वो तवज्जो देना चाहते हैं। बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया गया बाबर आजम को जब भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं रही। तो इस पर भी बहुत कुछ है कहने को, इस पर भी बात करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में मुबैना बेकायदगियाँ सामने आई हैं। मुतासरा तालिब इल्मों ने MD कैट के नताइज को चैलेंज कर दिया है। सूबाई हुकूमत हो गई, PMC डाउ मेडिकल और FIA को फरीक बनाया गया है। सितंबर के टेस्ट का पर्चा पहले ही सोशल मीडिया पर आउट हो चुका था, वकील का कहना है। इस पर भी बात करेंगे। विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी के लिए एक ही एयरलाइन का 2 तरफ़ा टिकट लाजिम करार दे दिया गया है।
मतलब अगर आप एक एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वापस आपकी जो रिटर्न टिकट होगी वो भी उसी एयरलाइन की होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे और ये तमाम तर खबरें जो हैं वो आज के प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा होंगी। तो मुझे जो है वो इन तमाम तर खबरों पर तज्जिया करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं अशरफ खान और साथ ही साथ उनके मौजूद हैं आज राना साहब। आज दोनों ही वक्त पर पहुंच गए हैं, मतलब ट्रैफिक नहीं मिला मिड वीक की जब मैं बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले मुझे अशरफ भाई बताइएगा कि जो गैर कानूनी तौर पर LPG फ़रोख्त की जा रही थी, इस पर जो है वो अब क्रैकडाउन होगा, वजारत दाखिला का जो है इस पर बयान आया है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, ये जो सूरत हाल है कि गैर कानूनी फिलिंग और साथ में गैर मियारी जो सिलेंडर फ़रोख्त हो रहे थे, वो पहले से ये मामला था। लेकिन कुछ हैदराबाद में एक बड़ा सानिया हुआ था, सिलेंडर जो धमाका हुआ था, उसके बाद कीमती जानें गई थी। उसके बाद कराची में भी मुख्तलिफ वाक़यात हुए। फिर एक आपने मलीर में जो जैसे कि देखा था कि एक पम्प पे आग लगी थी जो बिल्डिंग में लग गई थी, वहाँ पे भी लोग अपनी कीमती जानें ज़ाया हुई थी। उसके बाद वज़ीर आला सिंध के साथ एक अहम इजलास हुआ था जिसमें तमाम जो हम मजमूई तौर पर बता रहे थे कि जगह जगह जो है LPG के सिलेंडर भी बिक रहे हैं, फिर वो गैर कानूनी पम्प्स लग गए, तो उसके ऊपर एक्शन लेने का कहा था। फिर उसके बाद वजारत दाखिला ने जो कमिश्नर कराची की एक मीटिंग हुई, उसके बाद वजारत दाखिला ने जो अब जो नोटिस जारी किया है तमाम जो मुतल्लिका इंतज़ामिया पूरे सिंध भर में, सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे सिंध भर में कहा है कि स्कूलों, कॉलेज हो, हस्पताल हों, उसके आसपास फिलिंग स्टेशन नहीं होने चाहिए LPG के। उसके साथ साथ गैर मियारी सिलेंडर जिसके पास होगा उसको सील कर दिया जाए। तो तेज़ी आई है और कराची शहर में कहा जा रहा है कि जो, क्योंकि आप देखें कराची में गैस का बहरान है, तो इसलिए जगह जगह जो है LPG की जो है ना शॉप्स खुल गई हैं। और ये तो चलें शॉप्स खुली हैं और उसके साथ साथ आप केबिन जो है लोहे की केबिन जगह जगह फुटपाथों पर, पुलों के नीचे, ब्रिजेस के नीचे वो लग गए। तो इंतहाई ख़तरनाक, क्योंकि इसका है आपका सिविल डिफेंस एक इदारा होता है, वो एक लाइसेंस NOC देता है, क्योंकि उसके अंदर आग लगने का इन सब का ख़तरा होता है, तो उसकी NOC चाहिए होती है। ओगरा का लाइसेंस चाहिए होता है, यानी जो मजाज डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके थ्रू वो शॉप्स खुल सकती थी। लेकिन यहाँ आपको पता है कोई पूछने वाला तो है नहीं, वो ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस वाले ये सब मिलकर जगह जगह ये पथारे खुल गए, हालांकि ये गैर कानूनी था। गैर कानूनी है। अब उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। तो मैं बताऊँ, जमाली पुल है जो मेमार के लिए जाते हैं, जमाली पुल के नीचे जब हमारी टीम गई थी, अयाज भी गए हैं, फिर काविश भी गए हैं, बसीम भी गए, मतलब वहाँ पे 10 से 12 दुकानें लाइन थी, क्योंकि गैस बहरान है, शहर के दूर दराज इलाकों में गैस नहीं पहुँचती है। तो आप सोचें कि इतना ख़तरनाक, इवन के एक जगह मैं कवरेज के लिए गया तो मेरे तो दम ही निकल गया था, क्योंकि वो जो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और वो सिलेंडर को फिलिंग कर रहा है, मुँह में सिगरेट लगी हुई और मैंने कहा भाई, मतलब आप सोचें हमें ये यहाँ पे आगाही देने की ज़रूरत है। जो कुदरती गैस जो हमारे घरों में आती है वो लाइटर दैन एयर है, जब यानी कि अगर वो गैस लीकेज होती है तो हवा में वो महलूल हो जाती है, तो उसमें ख़तरा नहीं होता है आग लगने का। लेकिन LPG हैवियर दैन एयर है, क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो जब लीकेज होती है तो ज़मीन में जो है नीचे की तरफ फैल जाती है, हमें नज़र भी नहीं आती है। अब ज़्यादातर लोग क्या माचिस जलाए कुछ जला के फेंकते हैं, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, अक्सर लोग ये बात भी कह रहे होते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर अभी ये जो ये इक़दाम किए हैं वज़ारत दाखिला ने, इन सब का जो एक्शन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं, कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, अगर आप जितने चिंची, रिक्शे और स्कूल वैन देख लें, क्योंकि पेट्रोल जो है उसके निस्बत ये सस्ता पड़ता है और ज़्यादा भी एवरेज देता है, तो ज़्यादातर जो सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो स्कूल वैन, जो बच्चों की जो स्कूल वैन, उन्होंने सिलेंडर रखे हुए होते हैं। आप बस में जाएँ और बसों में भी ये सिलेंडर, पहले CNG थी वो महंगी हो गई है, 310-320 रुपए का है, तो अब वो LPG लगा के बड़े बड़े सिलेंडर। अब मसला ये है कि ओगरा ने कवानीन तो बना दिए हैं। ओगरा ये कहता है कि अगर ड्यूल फ्यूल हो तो आप उसको एक फ्यूल पे आप लेके चला सकते हैं। अब जैसे हुआ कि उसकी सेफ्टी के लिए अगर आपने लगाया है LPG तो उसकी जो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए वो भी नहीं होता है। आप देखें किसी भी, आप भी प्रोग्राम करती हैं रोड शो, तो ये जो सिलसिला है ये शुरू तो हो गया है, लेकिन अगर ये दुकानें बंद कर देंगे तो सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची शहर में गैस की किल्लत है, गैस प्रेशर नहीं है, आवाम कहाँ जाएगी। अब आवाम को वो कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ से लेके जाएं, शहर से बाहर लेके जाएं, तो अब मुझे अगर गैस चाहिए मैं शहर से बाहर जाऊँगा लेने के लिए। इनका प्रोसेस ये होना चाहिए, जो लाइसेंस वाली दुकानें हैं, जिनके पास NOC है, जिनके पास तमाम सिविल डिफेंस इन सब का उनके पास परमिट है, उनको इजाज़त होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद उनको फिर चलाना चाहिए। यहाँ पे जो LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके जो इरफान खोकर हैं लाहौर के, इनके जो चेयरमैन भी हैं, फिर कराची की
कल मीटिंग भी हुई है, तो उन्होंने जो है अंदिया दिया है कि 3 से 4 दिन में अगर इस मामले को हल नहीं हुआ तो कराची से खैबर तक वो स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। अच्छा। अब ये बड़ा कंसर्न है क्योंकि देखें, एक तो जान और माल सबसे पहला है, क्योंकि आप देखें अपार्टमेंट के नीचे, आप घरों के पास, रिहायशी इलाकों के में जहाँ गुंजान आबादी, सबसे बड़ा ये है कि आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में से सिलेंडर पड़े हुए हैं और गैर कानूनी, वो तो जंग लगा हुआ सिलेंडर भी भरा, उसको तो बेचनी है गैस। मसला ये कि इसमें सब मिले हुए हैं ना, मतलब आप कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल तो देखते ही नहीं है। अगर सिलेंडर लेकर आया, उसने कहा भेजनी है, मतलब उसको फिलिंग की, उसको बेचना है, उसमें 10 किलो 5 किलो 6 किलो। अब जंग लगा हुआ सिलेंडर अगर उसमें आप फिल करेंगे, अब वो समझना होगा कि जंग लगा हुआ सिलेंडर है, वो है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब वो फिल होगी, वो जंग लगा, उसको और वो खतरा होगा उसका लीकेज होने का या फटने और का। अक्सर लोग अशरफ भाई ये भी बात करते हुए नजर आते हैं कि कुछ नहीं होता, ये नहीं फट, इसके लिए जो है वो प्रॉपर जो आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स एक फॉलो होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। साथ ही साथ देखें ना, जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि कराची शहर में अगर देखें आपको हर जगह एक तो गैस सिलेंडर्स नज़र आते हैं और जिस तरीके से इनकी भरमार है और गैर कानूनी तौर पर जिस तरह के फिलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, तो आप मुझे बताइएगा ऐसे भाई, क्या इंतज़ार करना पड़ता है हमें कि कुछ हो? जैसे अभी बात हम कर रहे थे कि अभी जो है कुछ ही दिनों पहले जो है वो एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा भी पेश आया शाह फैसल में। उसके बाद इससे पहले हैदराबाद में हमने देखा, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। लेकिन जो है हम इंतज़ार करते हैं कि इंसिडेंट्स हो, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ पर, जिस तरीके से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से जो है एक अच्छा इक़दाम जो है वो हमारे सामने आया है। जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर LPGs पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर शहर कायद में फ़रोख्त हो रही हैं, उस पर पाबंदी डेफिनेटली होनी चाहिए। तो फिर जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के कारनामे की भी बात कर लेते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची की मरकज़ी इमारत को जो है वो उन्होंने सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का जो है मनसूबा उसका आगाज़ कर दिया है और 665 यूनिट बिजली जो है वो यौमिया पैदा की जाएगी। अब मुझे बताइएगा आज राना साहब के सोलर पैनल्स पर हमारी सरकारी बिल्डिंग्स भी जा रही हैं, इस मंसूबे का आगाज़ हो गया है, 675 जो है वो यूनिट बिजली पैदा की जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? देखें, वो जो इनके अखराजात हैं वो उसको कम करने में तो एक अच्छा इक़दाम है। जो अपने पर्सनल जो हम कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो अपनी शाह खर्चियाँ हैं उसको कंट्रोल करे, तो यकीनन उसके अंदर जिस तरीके से दिन भर गया AC का इस्तेमाल है, अगर वो दिन के औकात कार में सिस्टम जो है वो सोलर पे अगर ये चले जाते हैं तो यकीनन उसमें बचत होगी। लेकिन बात वही है कि फिर इतनी स्पीड से जब अगर सब लोग सोलर पे चले जाएंगे तो अभी हम एक ही बात कहते हैं कि जहां हम टैक्सेस की भरमार हम पे आई हुई है, तो फिर अभी कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर तो वैसे ही हम परेशान हैं। ऐसे अभी कोई इतना इसका इम्पैक्ट नहीं है कि सोलर इतना बड़ा सिस्टम अभी लोगों को नहीं लगा कि हमारे इम्पैक्ट आने लगे। लेकिन फिर वही बात है कि जब हम कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी चार्जेस हमने फिर देने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ें अच्छी हैं, ये एक सिंबॉलिक तौर पे दिखाना बहुत अच्छी बात है कि सरकारी इदारों के अंदर लोग इस तरीके से करें। इन इदारों में होना चाहिए। चाहे हमारी सबसे पहले मैंने खुद देखा था, वो मैंने देखा था कि हमारी नेशनल असम्बली भी जो है उसके अंदर भी सोलर पैनल्स लगे। फिर हमारा के इलेक्ट्रिक का जो अपना हेड ऑफिस है उसके ऊपर भी हमने देखा है कि सोलर पैनल्स वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है बिजली की, जो ख़ास कर क्योंकि ये अपने खर्चे जो बचाने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा अशरफ भाई, आप भी मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं और इस पर जो है वो बल्दिया उस्मा कराची की मरकज़ी इमारत की छत पर लगाई गई सोलर प्लेट्स जो हैं वो 30 साल तक कारआमद रहेंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अब 30 साल तक अगर आपने एक दफ़ा सोलर पैनल लगा लिया तो इसका मतलब तो ये है कि 30 साल तक बिजली फ्री। देखें, एक सोलर के लिए जो हम बोलते हैं बिजली फ्री, ये कॉस्ट है इसकी, यानी कि अगर आप लेने जाएं और मतलब 10 किलोवाट का लगाएं, जैसे मेरे घर का लोड है 10 किलोवाट का और मैं लगाने जाऊं तो इट विल कॉस्ट कि मुझे विदाउट बैटरी आप अभी जाके लगाएं, बैटरी बैकअप नहीं है, जो मुझे 8 घंटे की अगर मिलेगा तो उसकी कॉस्ट है 12 से 14 लाख रुपए, और अगर बैटरी का लगाऊंगा तो 20 से 22 लाख रुपए। तो एक साथ वैसी ही इतनी परेशानी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा खर्च कर रही है और 30 साल के लिए प्लानिंग कर रही है तो उसकी एक पूरा सिस्टम होता है। जैसे सोलर सिस्टम हम लगाने जाते हैं तो हम लोग भी बैठे हुए आज हम लोग बात कर रहे होते हैं। देखें, सबसे पहले कि जो जिनके घर हैं, जिनकी छत है, उनके लिए तो मसलन जो
अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। ऐसे। तो ये है कि जो कंसर्न है कॉस्टिंग, अगर हम देखें 200 यूनिट जो बोलते हैं ना, आपको याद होगा 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे, तो उसकी अगर तादाद देखें कि जो 100% जो सार्फिन है उसमें 80% जो है 300 यूनिट वाले सार्फिन हैं। अब 80% लोग रहते कहाँ हैं? अपार्टमेंट्स में, या कराची में हम बात करें सबसे ज़्यादा तो अपार्टमेंट्स हैं, तो वो सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं। फिर इसके साथ अगर हम जाएं, या तो आप कोई जगह लेके, जैसे कि नासिर हुसैन शाह जो हैं वज़ीर तवानाई, वो कह रहे हैं कि हम कोई जगह लेके वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है 400 या 500 मेगावाट का अगर सोलर पावर प्लांट लगाएगा, वो नेशनल ग्रिड में देगा। फिर 200 यूनिट को इनिशियल में वो फ्री करेंगे, यानी कि उनकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी एक सवाल है कि जो टैक्सेस हैं वो तो लगेंगे ना। अब वो अगर मैं समझूं कि अशरफ साहब ने यूज़ किया, मेरे 200 यूनिट आए और गवर्नमेंट ने फ्री कर, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे वो मुझे पे करने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे अशरफ भाई, जैसे हम यूजुअली बात कर रहे होते हैं, या आपने बात की ना 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल होगी तो उस पर जो है वो हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी भी हमारी वो तबका है जो गरीब आवाम है हमारी, उनको जो है वो सोलर प्लेट्स का कोई ऐसा मैकेनिज़्म या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए कि गरीब आवाम को आप कुछ प्लेट्स या तो कम कीमत पर या आप फ्री करके दे दें, ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो? कि बिजली के बिल तो नहीं दे सकते आप? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने एक किया था, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो उनको एक सोलर प्लेट, एक छोटी बैटरी और उसका वो जो उसको रिचार्ज करने के लिए होता है सिस्टम, वो दिया है। अब मेन ये है कि उनको इंस्टॉलेशन, क्योंकि उनको इतना नहीं पता है कि अगर आप दे भी रहे हैं तो एक पूरी टीम होनी चाहिए कि वो जाके वहाँ इंस्टॉल करें, वो सब लगाएं। ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो गरीब तबका है, क्योंकि वो इतनी महंगी बिजली हो गई है, आप यकीन करें टैक्सेस वगैरह लगा के नॉर्मल बंदे की भी 60 से 65 रुपये प्राइस आ रही है। अब वो फाइलर का भी चक्कर है, नॉन फाइलर का भी चक्कर है। अब वो ज़्यादातर लोग जो हैं नॉन फाइलर ही हैं हमारे यहाँ, तो वो उनके ऊपर नॉन फाइलर, काफ़ी सारे लोग रजिस्टर हो तो गए। ये है कि एक प्लान है। अब जैसे अयाज ने भी बोला कि अगर सब सोलर पे चले जाएंगे तो कैपेसिटी जो अभी हम 18 रुपये दे रहे हैं तो इट विल गोज़ टू के 30 रुपये की हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करें? बिजली फिर महंगी करेंगे, क्योंकि देखें ना ये सिस्टम है, इसमें आपका 43,000 मेगावाट बिजली है। अब आप यहाँ सोलर लगा रहे हैं, अभी मुल्क भर में जो आई थी रिपोर्ट 700 मेगावाट लग चुकी है। अगर ये 700 को 1400 ले जाएंगे, जैसे सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, हम मजीद ऐड करते हैं तो ये 1500 आ जाएंगे, इसके ये और कम हो जाएगा। तो ये जब ऐड होगा ये तो बिजली, जैसे वो बोले फ्री है, तो फिर क्या होगा, ये वाली की कैपेसिटी चार्जेस, तो ये हमें और बिजली महंगी हो जाएगी जो लोगों के पास है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके घर में सोलर लगा है, 80% वो लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए बिजली और महंगी हो जाएगी। बात सारी ये है। मतलब आपको, मतलब हम तो ये समझते थे कि सोलर पैनल्स लगाने के बाद जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब इस तरह की हम आप कह लें कि हार्ट ब्रेक खबरों पर बात करें तो एक और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आई कल सोशल मीडिया पर। हमने देखा कि बाबर आजम का इस्तीफ़ा आया और बाबर आजम साहब ने कहा कि वो कप्तानी छोड़कर जो है वो अपने करियर पे फोकस करेंगे और बहैसियत खिलाड़ी वो खेलना चाहते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करना चाहते हैं। अयाज राना साहब हो गए, अशरफ भाई को तो मैंने देखा है कि बहुत बड़े फ़ैन है क्रिकेट के। अयाज भाई, आप देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं, लेकिन जब वो ऐसी हरकतें होती थी वाकई में दिल नहीं चाहता, जब दिल बर्दाश्ता कर देते हैं हमें वो, ख़ास करके जब वो मैच जिससे हमारा सबसे ज़्यादा लगाव होता है इंडिया पाकिस्तान, उसके अंदर जब इनकी परफॉर्मेंस जो है, हम देखें हमें किसी खिलाड़ी है इंडिविजुअल नहीं, हम अपनी एक एज अ नेशन, अपनी एक हमारा ये खेल हमें जोड़ता है। ये खेलों का हमेशा बोलते हैं कि हम एक कौम हो जाते हैं, एक आवाज़ हो जाते हैं, सबकी नज़रें 11 लोगों के ऊपर हो जाती हैं कि बस ये खेल जाएं, हम जीत जाएं। उसके बाद आप अपनी वजह ये नहीं बनती, ये हैं हमारे स्टार्स, बिल्कुल ये हमारे लिए स्टार्स हैं, हमारे सर आँखों पर हैं, लेकिन ये जब अपनी चपकलिशें जो है ना, जब वो टीम में नज़र आने लगती हैं, वो जब उनकी परफॉर्मेंस पे नज़र आती है ना, फिर आता है गुस्सा आवाम को, फिर टूटते हैं टीवी, फिर टूटते हैं उनके दिल, फिर जज्बात, तो वो जो जज्बात है ना वो बड़े होते हैं मजरू जब हमारे, तो वो फिर जो है ना निकलता है बाहर फ्रस्ट्रेशन। फिर ये, लेकिन देखें बाबर आजम ने बहुत अच्छा फैसला है मेरे नज़र में। इस वक्त वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, वो अगर टीम की सियासत में उन चीज़ों में लगे रहेंगे तो परफॉर्मेंस से उनका ध्यान हट जाएगा। इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, स्टाइलिश बैट्समैन हैं, जब करते हैं तो फिर जब खेलते हैं तो फिर वो खेल जाते हैं, ये वाली बात है उनके अंदर भी। लेकिन अयाज राना साहब, इस पर जो है ना एक और चीज़ भी है कि जब से हमने देखा कि कल रात को सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है वो अपना रिज़ाइन पोस्ट जब किया, उन्होंने जो लगाई पोस्ट, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो तज्ज़ियाकार हैं, जो कि बड़ा क्रिकेट को जानते हैं,
उनको लगता है कि वो बहुत जानते हैं और वो फिर पूरा तज्जिया करते हैं, उनकी जानिब से ऐसे सख्त रिमार्क्स दिए जाते हैं कि अच्छा ये तो मतलब इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि जिससे आपको, हालांकि हम लोग डायरेक्टली या पर्सनली हम बाबर आजम को नहीं जानते, हम बाबर आजम को एज अ स्टार, एज अ हीरो देखते हैं, लेकिन उनके बारे में जब ये बात होती है तो आपको पता होता है कि यार ये बात गलत कर दी है। तो टीवी चैनल्स पर बैठकर जब आपको पता है ये आपके कौमी खिलाड़ी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, आप उनके बारे में इस तरह की बातें खुद बैठ के करते हैं, ऐसे लोगों मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, ये जितने खिलाड़ी बैठ के जिस वक्त तजिया निगार बने हुए हैं उनके सारा रिकॉर्ड उठा लें, उन्होंने ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद आके वो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं और इसी इंडिया के खिलाफ सबके निकाल लें, इन सब का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ निकाल के, और ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड अपनी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कि ये बॉल इधर करा देता, ये हाथ ऐसे घुमा लेता, ये बल्ला ऐसे चला दे, भाई तो तुमने क्या कर लिया था उस टाइम पे, क्या हमें याद नहीं है क्या? और बैठ के इतने बड़े तजिया निगार बने होते तो तुमने ग्राउंड में क्या किया था? तुमने हम तो एक दिन का तो वो नहीं फैला हुआ ना, फैलाने में तो आप लोग गिराते हुए आए हो तो यहाँ तक फैल चुका है। हम नहीं भूले, हमें याद रहता है भाई, हम इतने बच्चे नहीं है, हमने भी क्रिकेट बचपन से देखी है, ये हम हॉकी खेलते खेलते जो हॉकी थी उसी से क्रिकेट शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, जो लोग हॉकी खेलते हैं। ऐसा ही। अर्शद भाई मुझे बताएं, बाबर आजम का इस्तीफा दुख हुआ है या आप कह रहे हैं कि सही है, अच्छा डिसीजन है? नहीं, देखिए उन्होंने कुछ सोच के ही दिया होगा, मगर एक चीज़ बताऊं कि हम कोई चीज़ को भी दिल पे जो लेते हैं ना तो पहले सोचना चाहिए टीम वर्क किसे कहते हैं। अब बाबर आजम ओपनर जा रहे थे, उनके बैकअप पे कौन है? जैसे मैं बताऊं अपना कि हम लोग टीम एज अ काम करें, 4 हैं हम लोग बिजनेस डेस्क पे, और मैं हूँ, मेरे पीछे बैकअप पे अयाज है, फिर बसीम है, फिर काविश है। अब अगर मैं आगे पीछे बीमार होता हूँ या मैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, तो मेरे बैकअप पे अयाज हैं, उसके बैकअप पे बसीम है, उसके बैकअप पे, तो आप बैकअप पे जाएं, आप एक बंदे के ऊपर फोकस करते हैं कि बस दुनिया में यही बंदा है और ये ऐसा नामुमकिन है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नो डाउट। कोई अगर उन पे दे रहा है, जैसे कि माशाल्लाह बड़े बड़े लोग, क्योंकि हम इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेलता, मैं अभी भी खेलता हूँ और क्रिकेट शौक से देखता भी हूँ, मगर ये है कि जो आपके सुपर स्टार हैं ना, एक स्टार होता है, एक सुपर स्टार होता है, तो आप नेवर एवर आप उनके ऊपर ना सवाल नहीं उठा सकते, ना उंगली उठा सकते हैं। परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होती है, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। जब वो आते हैं और बल्ला जब चलाते हैं तो लोगों को नज़र भी आता है कि ऐसे ऐसे शॉट्स मारे हैं कि लोग सोचते हैं कि जब टाइमिंग है, आपकी टाइमिंग चल रही है और किस्मत साथ दे रही है तो आप टॉप पे होते हैं। ऐसे अब यही है कि अगर आप हर वक्त सोचें कि ये हर मैच में जाए, हर मैच में 100 रन मारे, नामुमकिन है। आप अगर दुनिया के और भी अगर हम देखें, इंडिया के जो और भी प्लेयर हैं उसमें आप बराबर खड़े हैं, बल्कि इससे ऊपर ही हैं। यानी जब वो आके खेलते हैं तो बॉलर भी कहता है कि भाई आज मेरी पिटाई होगी। तो बाबर आजम जब खड़े हुए होते हैं तो उसको बॉलर भी आप देखें तो डर रहा होता है कि मेरी कहीं कुट ना लग जाए। हाँ, ऐसा ही होता है। और अक्सर माशाल्लाह हमारे पास कौमी टीम में हम देखें, चलें कुछ महीने की परफॉर्मेंस नाम है, पहले हमने देखा है वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेली है और हमेशा से जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे बैट्समैन की बात करें चाहे बॉलर की बात करें। और बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो बहुत सारे मैचेस ऐसे भी हैं जो हमें जितवाए भी हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि देखें जब आप अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब आप इंटरनेशनली अपने कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी जो कौम है, आपके जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें। और बाबर आजम की एक मैसिव फ़ैन फॉलोइंग है जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन ये आप कह लें कि एक आला ज़रफ़ी का मकाम होता है कि आप उनको जवाब नहीं देते हैं और आप जो हैं वो कोशिश करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस से उनको जो है वो जवाब मिले। बाबर आजम कप्तान थे, हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब वो बतौर खिलाड़ी खेलेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हमारी कोशिश यही है और हमारी दुआ भी यही है कि उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर हो और जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। CTI 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ख़बरों पर। एक और ख़बर जो है वो गर्दिश करती हुई हमें नज़र आई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो मुलाजमत के हुसूल के लिए मुल्क से बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं,
और कुछ लोग जो हैं वो अपनी वेकेशंस के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जाने वाला टिकट ये सस्ता है, वहाँ से आएंगे तो थोड़ी देर अरसा पहले करा लेंगे, ये वाली एयरलाइन वहाँ से सस्ती मिलेगी। लेकिन अब हमने देखा है कि विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी के लिए एक ही एयरलाइन का जो है वो 2 तरफा टिकट लाजिम करार दे दिया गया है। FIA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मुरासले जो हैं वो इरसाल कर दिए हैं और दोनों इदारों के ऐसे मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड किसी सूरत जारी ना करने की हिदायत की गई है जिनके पास एक ही एयरलाइन का जो है वो टिकट नहीं है जाने और आने में। अशरफ भाई से बात करेंगे। अशरफ भाई, ये क्या है, ये क्यों है ये? भाई देखें, चेक एंड बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो बैरून मुल्क जा रहे हैं विजिट वीज़े पे भी और उन सब पे भी तो बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। आपने कंसर्न देखा होगा UAE गवर्नमेंट का, कतर गवर्नमेंट का, सऊदी अरब गवर्नमेंट का, और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब आप टिकट करें सेम जब होगी तो वो क्या कहते हैं कि टिकट वो कैंसिल भी हो जाती है। रिटर्न टिकट जैसे विजिट पे भी जाते हैं, अब बाकी जो वर्क वीज़े पे भी जाते हैं तो उनका रिटर्न टिकट तो नहीं होता, 1 वे होता है। अब ये जो कंसर्न है कि एक एयरलाइन का, अब वो इसको भी चेक करना होगा क्योंकि कंसर्न ये होता है कि जैसे मैं जा रहा हूँ दुबई और रिटर्न मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल 10 दिन के बाद, तो ज़रूरी नहीं है मैं दूसरी फ़्लाइट भी ले सकता हूँ, कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकता हूँ। अब ये जो इन्होंने किया है तो इसका यकीनी तौर पे जो शिकायतें आई हैं वहाँ से कि विजिट वीज़े पे, क्योंकि उनको जब एंट्री और एग्ज़िट जब होता है, जैसे आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उसमें अब सबसे बड़ा जो है ये विजिट वीज़े का बहुत बड़ा कंसर्न हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठे हुए हैं कि बहुत सारे लोग जो गए हैं वहाँ पे, आपको पता है, भीख मांगते हुए फिर दीगर उसमें भी आए हैं। तो कंसर्न ये है कि सिर्फ आप यकीन करें कि ये कराची से ज़्यादातर नहीं आए हैं, ज़्यादातर जो पंजाब के हैं जिसमें 22-23 शहर टॉप पे हैं, वो कैसे जाते हैं मैं भी हैरान होता हूँ कि जब वो जा रहे हैं वहाँ पे तो विजिट वीज़े पे और इन सब पे जाके जो कर रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी भी कर रहे हैं और उसकी वजह से आप देखें सख्ती हो रही है हर चीज़ों पे, और ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। अगर आप जा रहे हैं तो आप एक यहाँ पे एम्बेसडर ही कहेंगे ना, पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के जा रहे हैं आप, वहाँ जाके आप अपनी शनाख्त दे रहे हैं, सकाफत दिखा रहे हैं, वहाँ जाके आप इंसानियत तो दिखाएं ना। वहाँ पे जाके किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो आप जाके पाकिस्तान का नाम और झंडा ऊपर रखें, पाकिस्तान को बदनाम नहीं करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का इमेज सबसे टॉप पे है और हम क्या, गवर्नमेंट क्या, हर कोई चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो पॉजिटिव जाए। और हम जो जाके कर रहे हैं बैरून मुल्क जाके, तो अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि हमारा तो उनसे ताल्लुक़ नहीं है और नाम मैं भी कभी नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम बदनाम करें तो वो पाकिस्तान वापस आने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पकड़े जाते हैं तो डिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा ही है, और रिपोर्ट होता है फिर FIA और ये सारे आते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि जब एक्शन होगा तो TV पे भी आएंगे, तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोग जो जाते हैं और जो डिपोर्ट भी होते हैं तो उनकी तस्वीरें सब कुछ डाटा दिखाना चाहिए ताकि सब देखें कौन से शहर से कौन से लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके की रिपोर्ट्स पिछले आप कह लें कि कई माह से आ रही हैं कि जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तानी, क्योंकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि उनका ताल्लुक इस शहर से है, इस शहर से है, क्योंकि अगर देखें तो कौमियत तो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी जो बाहर जाके जब इस तरीके की हरकत में मुलव्वस होते हैं, कहीं पर भीख मांग रहे होते हैं, कहीं पर स्कैम्स कर रहे होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि विजिट वीज़ा लेकर यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनका वापसी का कोई अता पता ही नहीं होता है। आज भाई आप मुझे बताइएगा, ये जो इन्होंने दो तरफा एक ही एयरलाइन का टिकट कर दिया, इससे होगा क्या? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप वैसे एक अगर टेक्निकल बात जो इसके अंदर है ना, जो टिकट 1 वे है वो महंगा होता है, एक चीज़ ये बात जहन में रखें। जब आप रिटर्न लेते हैं एक ही एयरलाइन का, वो टिकट वैसे ही सस्ता पड़ता है आपको। आप 2 वे टिकट जब लेते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक फ़्लाइट भी लें और आप उसके अंदर शेड्यूल में जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपको सस्ता लगता है। आप तो ये वैसे भी जो जेन्युइन लोग हैं वो 2 वे टिकट अगर विजिट पे जा रहे हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ेगा। अगर जिसने 1 वे लिया हुआ और एक डमी टिकट बना के ख़ास करके UAE सऊदीया जा रहा है, ये उन लोगों के लिए निकाला गया है, क्योंकि इस वक्त तक हमारे, आप यकीन करें, अगर आप मेरे जैसे आदमी जिसके पास 10 साल 3 वर्क परमिट है मेरे पास, मैंने ज़िंदगी के 10 साल वहाँ गुजारे हैं। अच्छा। तो मेरे जैसे आदमी भी अगर इस वक्त अभी अप्लाई करेगा UAE का, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत हमारे लिए एक वाहिद डेस्टिनेशन था जिसको हम कहते थे कि सुबह उठो दुबई चले जाओ और वापस आ जाओ शाम में। ये दिन की 14 फ्लाइटें आपकी इंटरनेशनल डोमेस्टिक मिला के मिलती थी, हर घंटे में दुबई जा रही है फ्लाइट पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों से। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने एक
चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, आपकी निग्लिजेंस की वजह से, आपकी FIA, आपकी इन चीज़ों को कम से कम जो जा रहे हैं, जिस एयरपोर्ट से लोग निकल रहे हैं, कम से कम ये बात आप पूछ तो लेते हैं। आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, आपका रिटर्न टिकट क्या था, आप वहाँ जाके क्या, अब वहाँ जाके पहले इन्होंने सख्ती क्या करी UAE के अंदर कि आपके पास 5,000 या 10,000 दरहम है तो आप एंट्री करेंगे। अब आप फैमिली के साथ होंगे तो जा सकते हैं, सिंगल मेरा जैसा आदमी भी नहीं जा सकता। ऐसे ही, ठीक है, तो ये वो इकदाम आप पहले ले लेना। आप यहाँ से निकलने के बाद आपकी पहचान क्या है, वेयर यू फ्रॉम, ये पूछा जाता है। पाकिस्तान, कहाँ से हो, पाकिस्तान, वो बोलता है पाकिस्तानी, ये करके लफ्ज लगता है, याला इधर आ जाओ इस वाली लाइन पे। पर्सनल ले लिया था। तो ये उनका बेइज्जत करने का तरीका याज भाई थोड़ा सा कैजुअल हो गया यहाँ पर। एयरपोर्ट पे आवाज लग जाती है, पाकिस्तानी याला इधर साइड में ऐसा ही होता है और बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है जब आप इंटरनेशनली ये चीजें हमने देखी हैं और एयरपोर्ट पर हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जो पाकिस्तानी यूजली होते हैं ना, उनके पूरे के पूरे बैग खुल रहे होते हैं, पूरे उनको कहते हैं जूते उतार दें। उसके बाद इस तरीके से अगर वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, कहीं पहुँचते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं आप पाकिस्तानी, आप जरा साइड पर हो जाए। देखिए, पाकिस्तान का इमेज जो है वो कोई और बेहतर नहीं करेगा, ना ये जिम्मेदारी सियासतदानों की है। अपने तय जो उनके काम है, जो उनके फ़राइज़ हैं, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने निभानी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये बात करती हूँ, बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो आपने भी निभानी है। क्योंकि अगर आप यहाँ से निकल कर बाहर जाकर भीख मांगेंगे दूसरे ममालिक में, तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और किस तरीके का इमेज जो है वो आपका पोर्ट्रे होगा, ये आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है। मज़ीद अगर आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि अरे ये वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ शाइस्ता रज़ा। और जिस तरीके से जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ख़बरों पर, तो सबसे पहले ज़रा करेंसी रेट भी जान लेते हैं कि क्या करेंसी रेट जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। अच्छा भाई ज़रा बताइएगा। जी, यहाँ पे देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 194.50 पे, कैनेडियन डॉलर 208.50 पे, यूरो 310.50, क्योंकि यूरो पाउंड में कमी देखी गई है इंटरनेशनल। और डॉलर भी देखें तो स्टेबल है, तकरीबन 280 रुपये पे आपको मिल रहा है। तो कंसर्न ये है कि जैसे कि IMF के जो 1 अरब 2 करोड़ डॉलर आए हैं, तो रुपये की कदर में जो अब बेहतरी देखी जा रही है, उम्मीद है कि आगे मज़ीद बेहतरी होगी। ठीक है जी। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम करेंसी रेट की भी बात करें, हमने देखा कि 12 चीनी कंपनियां हैं जिन्होंने जो है सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। जी, यहाँ पे जो देखा जाए CPEC है और उसके थ्रू जो है यहाँ पे वन बेल्ट वन रोड के थ्रू जो है ये काम हो रहा था। तो फर्स्ट फेज़ जो था तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप गए थे, पावर प्लांट लगे थे। सेकंड फेज़ जो था उसमें जा रहे हैं कि आप जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे, तो बड़ी सरमायाकारी की बात की जा रही है। ऑलरेडी वो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे CPEC के थ्रू कर चुके हैं। अब सेकंड फेज़ में जा रहे हैं कि जो चाइनीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ आके जगह देख के वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी और यहाँ पे जब इंडस्ट्री लगेंगी तो यकीनी तौर पर रोज़गार के मौके भी होंगे। तो गवर्नमेंट उनको, जैसे कि कोई भी मुल्क अगर आ रहा है CPEC के थ्रू भी अगर आ रहे हैं, तो वो उनको कुछ मराद देंगे। यकीनन तौर पे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होंगी, जो इंडस्ट्री लगेंगी एक्सपोर्ट के लिए। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें, ख़ासतौर से कराची को, तो 2 पोर्ट हैं, फिर एक आपका गवादर में पोर्ट है, 3 पोर्ट हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की किस्मत तकदीर बदलने के लिए पोर्ट काफ़ी है। अब उसके लिए जो वन बेल्ट वन रोड जो है CPEC का मंसूबा, क्योंकि एक आपका जो टाइम लैप्स है जो कि चाइना अपने माल दुबई या दीगर ममालिक भेजता है, तो बहुत काफ़ी टाइम कम हो सकता है। इसके लिए वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंसर्न ये है कि कुछ डिले हुआ था, लेकिन एक बार फिर जो है अब हम आगे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो रोज़गार के मौके होंगे, अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी होगी। और जो SIFC बना है तो उसमें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दीगर सेक्टर को भी फोकस किया जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ सेक्टर, माइंस मिनरल में, रिकोडेक में, फिर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इनमें बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। ठीक है जी। राना साहब, ज़रा क्विकली आप भी बता दीजिए कि ये जो कंपनीज़ ने दिलचस्पी का इजहार किया है, जिस तरीके से अशरफ भाई बात कर रहे थे कि पोर्ट्स, और ये शुरू से कहा जा रहा है कि ये पोर्ट्स जो है पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इससे स्टेबलाइज हो सकती है?
देखें, इस वक्त बहुत बड़ा किरदार जिसको हम गेम चेंजर का नाम दिया जा रहा था, सी पैक जो है वो हमारे लिए एक गेम चेंजर, हम बोल बोल के थक गए। लेकिन बीच में हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसकी पॉलिसी का तसलसल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सियासी जब मंजरनामा चेंज होता है तो उसके साथ साथ पॉलिसीज़ को जो है वो भी उठा के साइड रख दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कामयाब हो गया तो झंडा वो गाड़ लेगा कि उसने शुरू किया था। मसला अब आपको ये सब चीज़ें सियासत से बालातर हैं। मुल्क जो है वो आपकी सियासत से बालातर होना चाहिए, मईशत आपकी सियासत से बालातर होनी चाहिए। इन चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप मुल्क का सोच सकेंगे, आवाम का सोच सकेंगे। आपको जमहूर का सोचेंगे तो जमहूरियत कायम रहेगी ना, आप रहेंगे जब आप मेरे और आपके लिए सोचेंगे। तो ये हुकूमतों के फैसले होते हैं कि जो इस तरह के बड़े फैसले, बड़ी इन्वेस्टमेंट 45 अरब डॉलर से शुरू हुई थी और वो 55 अरब डॉलर पे पहुंच गई सी पैक का मंसूबा, तो ये आपके लिए गेम चेंजर था। आपने इसका तसलसल कायम रखना था। उसके बाद आज जब ये चीज़ें सोची जा रही हैं, इस वक्त ये तक हो जानी चाहिए थी। और तो ये एक बहुत बड़ा डिले बीच में जो आया है, उसका इम्पैक्ट मईशत पे बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से अब हमें सफ़र करना पड़ रहा है। अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन, अब पहले ये सोचा था कि इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन अब फौरी तौर पे सोचा ये जा रहा है कि ज़राअत की तरफ हमें बढ़ना है। उसके लिए भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है और उसके लिए अभी TDEP हो या उनके ज़ुबैर मोतीवाला जो हैं वो ये बताते रहे कि अभी ज़मीन का एक मसला चल रहा है। अगर ज़मीन की वैल्यूएशन सामने आ जाएगी, उसके साथ ही हम देखेंगे कि फौरी तौर पर ज़राअत के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। ये भी एक सबसे शॉर्ट टर्म हमारे पास इस वक्त तरीक़ाकार है कि हम ज़राअत के ज़रिए ज़्यादा ज़रा मुबादला कमाया जा सके। ठीक है जी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल किया जा सकता है, और बहुत ज़रूरी भी होता है कि इस तरह के जो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गेम चेंजर होते हैं किसी भी खित्ते के लिए, उसका जो तसलसल है उसको कायम रखने की ज़रूरत होती है। मेरे साथ अयाज राना साहब और अशरफ खान साहब मौजूद थे, और जिस तरीके से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ मसाइल पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर कराची का एक सबसे बड़ा मसला है वो है कचरा। अब हमने देखा है कि MD जो हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने कहा है कि जो कचरा ना उठाने वाली कंपनीज़ हैं उनके खिलाफ उन्होंने जो है वो डंडा उठा लिया है। लेकिन मसला ये कि मैंने बजाते, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया अशरफ भाई कि कराची शहर से कचरा ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी जो है वो MD साहब ने बात की है, तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो कंपनीज़ जिनकी जिम्मेदारी है कचरा उठाने की, वो कचरा नहीं उठा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कराची शहर साफ़ सुथरा हो जाएगा? ख्वाब मैं देख रहा हूँ, ख्वाब मैं 20 साल से देख रहा हूँ। ख्वाब ये ख्वाब है कराची वालों का, उठ जाए भाई, बहुत देर हो गई, 20 साल। नहीं 20 साल आप क्या समझ, इनके से बोलने से ये कचरा उड़ जाएगा। आप KMC आपके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास है, चाइनीज़ कंपनी आपके पास है, तुर्की कंपनी आपके पास है, बाकी भी और ममालिक रीजनल, वो भी ले आए आप। ये कचरा उठाना है और आपने इतने हज़ारों मुलाजमीन रखे हुए हैं, आपको ठेके पे लेते हैं लोग, तो आप करें ना। मेन ये है कि सबसे बड़ा इशू, अब इंडस्ट्री जोन्स की बात करें, मतलब मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू किया था, फैसल मोइज़ हैं नॉर्थ कराची ट्रेड इंडस्ट्री की, आप भी शायद जाके एसोसिएशन का किया है। उन्होंने जब मुझे बात बोली मैं उनको देखता रह गया, कह रहे हैं यार आप मुझे सड़क के लिए दें, उस सड़क से मैं अगर 2 किलोमीटर बनाने में 4 किलोमीटर बना के दूँगा, क्योंकि उसमें करप्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है तो कोई पूछे ना, आप डॉलर में दे रहे थे चाइनीज़ कंपनी को कचरा उठाने की, तो लोकल लोग कहाँ गए? उनको क्यों रखा हुआ है? ऐसा ही, और ये बड़ा इस पर कन्फ्यूजन हमेशा से रही है, और लोग अक्सर यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि भाई अगर कराची शहर से कचरा उठाना है तो आपने ये जिम्मेदारी चाइनीज़ कंपनी को क्यों दी हुई है? आपके पास पाकिस्तान में और बहुत बड़ी मैन पावर आपके पास कराची शहर में भी मौजूद है जो कि इस पर काम कर सकती है और कराची शहर से कचरा साफ़ हो सकता है। लेकिन ये हमारा एक ख्वाब है जो हम देखते हैं हर हफ्ते, हर महीने, हर रोज़, और इस तरीके के बयानात भी हम सुनते हैं। लेकिन जो है जब आप दिन का आगाज़ करते हैं या आप कोई और काम कर रहे होते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है रेट्स का पता चल जाए। जिस तरीके से हम करेंसी रेट्स की बात कर रहे थे, उसी तरह तरीके से बड़ा ज़रूरी है कि ख़वातीन को पता हो कि सब्जियों का क्या भाव ताव जो है वो चल रहा है। तो आइए ज़रा ये भी देख लेते हैं कि सब्जियों के क्या रेट्स चल रहे हैं। टमाटर हमारे पास 150 रुपए के हैं, आलू हमें मिल रहे हैं 70 रुपए मैक्स, लाल आलू है वो। और फिर लहसुन तो हमेशा से महंगा है, 437 रुपए। अदरक 644 रुपए।
और गाजर 81 गाजर का सीज़न शुरू हो गया है। तोरी ये इतनी तुरई इनको पता कहाँ से इतनी सस्ती मिल जाती है, मुझे भी नहीं समझ। लौकी माफ़ कर दे, लौकी भी 100 रुपये से कम कोई भी है, फूल गोभी है हमारे पास, सब 100 रुपये के रेट होंगे। ये कमीशन। खीरा 115 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। भिंडी हमारे पास 75 रुपए, प्याज 150 रुपए किलो, बिल्कुल सही है। 140 भी मिल रही है। और आज जो है जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, हमने देखा भी है जिस तरीके से जो है वो कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं सब्जियों की या दालों की। कुछ कीमतें बढ़ी भी हैं, कुछ कम भी हुई हैं, लेकिन आपको मैनेज करना है कि जिस सब्ज़ी की कीमत कम हो वो आप उस हफ्ते पका लें। इस तरीके से आप अपना बजट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ खबरों पर बात करने के लिए और शहर में क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अयाज राना साहब और अशरफ खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और हमारे साथ जो है इस वक्त हमारे स्टूडियो में पैनल मौजूद है जिनसे जो है वो हम बात करेंगे और मुख्तलिफ मसाइल पर भी जो है वो हम बात करेंगे और उनसे जो है वो जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर पॉलिटिशियन हैं मुसर्रत न्याजी साहिबा, और साथ ही साथ जो है वो आयशा खान हैं जो कि एंकर पर्सन हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रईस खान, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वर्किंग फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लीगल अवेयरनेस। अदम तशद्दुद के हवाले से जो है वो दिन मनाया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से मकामात पर, अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों या शहरों की बात कर लें, ख़ासतौर पर कराची शहर की ही बात कर लें, तो ऐसा होता है कि आप अपने आप को जो है वो महफूज तसव्वुर नहीं कर रहे होते। चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आप जो है वो कहीं पर काम कर रहे हैं या आप घर पर मौजूद हैं या आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, आपको बड़ा जो है वो अनसेफ फील होता है। अदम तशद्दुद एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत सारी जो है वो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सब ब्रांचेस भी निकलती हैं, जिसमें बहुत किस्म मुख्तलिफ इकसाम का जो है वो तशद्दुद हो रहा होता है। और इस पर जो है वो अगर अब हम बात करें तो उस तरीके से जो है लोग वोकल भी हो रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं और अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से जो है वो इसको कम किया जा सकता है, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या प्रोसेस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम कर रहे होते हैं वो यही होती है कि हम देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी और किस्म का वायलेंस हो रहा है, तो इस पर जो है वो हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है। अगर हम बात करें सिंध असम्बली की तो, या हम बात करें अपनी असम्बली की, तो हम यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि क्या कोई कानून ऐसा पास हुआ है जो कि तशद्दुद करने वालों को जो है वो उनके अंजाम तक पहुँचा सके, इबरत का निशान बना सके, ताकि लोग जो इस तरफ राग़िब हैं और लोग जो कि समझते हैं कि पावर का जो है वो एक एलिमेंट है, पावर का एक इजहार है ये कि अगर आप तशद्दुद करते हैं आप अपने आप को ताकतवर जो है वो महसूस करते हैं, ये भी एक साइकोलॉजी है, इस पर भी बात करेंगे। मुसर्रत साहिबा, मुझे बताइएगा कि हमारा कानून और जो तमाम तर हमारी जो आम आवाम है वो ये बात करती हुई नज़र आती है कि किस तरीके से जो है वो तशद्दुद की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि देखें, रोकथाम किसी भी वायलेंस की हो तो उसके अंदर जहाँ तक माशरे का ताल्लुक़ है, माशरे का तो है हाथ है, लेकिन गवर्नमेंट का सबसे पहले है कि उसके ऊपर इन इश्यूज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। देखें, लॉ भी पासिस हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, असम्बली से भी लॉ पास हुए हैं, और स्पेशली सिंध असम्बली की मैं बात करूं तो सिंध असम्बली के अंदर बच्चों के ऊपर और ख़वातीन पर स्पेशली जो तशद्दुद होता है उनके लिए लास्ट टाइम 2018 में भी उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। और शैला रज़ा साहिबा डिप्टी स्पीकर थी, उन्होंने हर थाने के अंदर एक खातून को नामज़द कर दिया गया था, उन्हें बाकायदा ऑफिस दिया गया कि अगर किसी किस्म का कंप्लेन ख़वातीन के हवाले से आती है तो उस पर फिल फॉर अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनको फैसिलिटेट किया जाए और उन्हें पूरी की पूरी मुआवनत दी जाए और उन्हें पूरा मुकम्मल गाइडलाइन दी जा सके। दूसरी बात ये कि देखिए, तमाम के तमाम इश्यूज़ तो होते हैं, लेकिन जब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और इम्प्लीमेंट क्या होता है इदारे ही करते हैं, तो इदारों को चाहिए कि अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, और जब इम्प्लीमेंट होगा और सज़ा मिलेगी तो उस सूरत में मैं समझती हूँ तमाम केसेस भी ख़त्म हो सकते हैं और ये मुआशरे के अंदर खौफ
की अलामत समझा जाएगा कि अगर हम कोई गलत इकदाम उठाएंगे तो उसकी हमें सज़ा मिलेगी। जब सज़ा और जज़ा गरीब और अमीर के दरमियान में रह जाती है तो मैं समझती हूँ फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता कि अगर कोई गुनाह या कोई कसूर एक मिडिल तबके का कोई शख्स करता है या गरीब शख्स करता है तो उसके ऊपर तो सख्त से सख्त सज़ा भी होती है और कड़ी से कड़ी तनकीद भी उसको पाई जाती है। और इसी तरह से अगर कोई अमीर इंसान और पैसे वाला इंसान कोई तशद्दुद करता है या किसी किस्म की वायलेंस करता है तो वो बच जाता है। अगर जिस माशरे में ये बिगाड़ होगा और ये तरीक़ाकार होगा उस माशरे में ना तो तब्दीली आ सकती है और ना ही वो माशरा मैं समझती हूँ कि बेहतर हो सकता है और ना ही वो इंसाफ प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा ही है जिस तरीके से आप बात करें ना, आयशा से भी बात करेंगे। आयशा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गरीब और अमीर का वो इम्तजाज है, इस तरीके का एक रवैया है, एक आप कह लें कि एक इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। अगर हमने देखा हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे और हम उसके कह लें कि आप गवाह भी रहे कि किस तरीके से जो है वो अगर कोई अमीर शख्स वो करता है और वो बड़ी आसानी से जो है ना उसको एक रास्ता मिल जाता है, कवानीन में उसको दे दिया जाता है। और अगर आप जो है वो हिस्सा हैं किसी ऐसी चीज़ का या कोई एक किसी बड़े का नाम आपके साथ कनेक्टेड है तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इस तरह की चीज़ों से किस तरीके से हम लोग जो है वो निकल सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मुझे तो लगता है खैर पूरी दुनिया में भी मैं जानती हूँ कि ये मसला है जिनके फेवर जिनको किया जाता है और ये इस तरह चलता रहेगा। बहुत मुश्किल है कि हम पूरी माशरे में तब्दीली ला सकें और कानून जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके लोगों में। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमने बात की कि जो गरीबों में है या हम उस क्लास की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में, गांव गोट में इस किस्म के कत्ल बहुत आम बात हैं जो गैरत के नाम पे किए जाते हैं या वैसे ही किए जाते हैं जो कि काउंटेबल नहीं है, जिनके बारे में रिपोर्ट नहीं की जाती है। बिल्कुल ऐसे तो मैं ये चाहती हूँ या मेरा ये मानना है कि जो NGOs बनाई जाती हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनका काम ये होना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में जाएँ, वहाँ ख़वातीन के मसाइल देखें, अवेयरनेस जो है ना वो क्रिएट करें, उनके हकूक़ बताए जाएँ और वहाँ पर ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहां वो ख़वातीन आके रिपोर्ट कर सके, ना कि उनके पास देखें कोई ज़रिया ही नहीं है, वो किससे शिकायत करेंगे जाके, कौन सज़ा देगा। घर में उनको यही सिखाया जाता है कि पिटना भी है तो आपके जो सरकार हैं, बड़े बाप भाई बेटा, मैं तो कहती हूँ औलाद भी, मर्द के नाम पर आपने औरत को झुकना है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी आप देखें ना जलसे जुलूस निकाले जाते हैं लेकिन उनकी हिदायत पे अमल नहीं किया जाता। औरत की कितनी इज्जत है, उसकी अजमत है, लेकिन ये नहीं माना जाता हमारे माशरे में बाकी हुज़ूर सल्लल्लाहु के लिए। लेकिन आयशा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल हम लोग देखें तो जिस तरीके से आप बात करिए ना कि रूरल एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा, और इसकी एक बुनियादी वजह यही होती है कि आपको हुकूक का पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता क्योंकि आपको शुरू से यही सिखाया जाता है कि जो है आपने पिटना है, आपने जो है वो बर्दाश्त करना है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनका बहुत बड़े बड़े नाम कह लें आप, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं और कुछ जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हैं, बड़े धड़ल्ले से आके आप कह लें सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर वो ये बात करती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपने मार खाई है तो इसमें औरत की गलती है, अगर आपने ये किया है, अगर आप पर तशद्दुद हुआ है तो इसमें आपका कसूर है। तो मुझे बताएं कि ये तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आप कह लें कि जिनके पास तालीम शऊर की कमी है, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन आकर इस तरीके से बात करेंगी तो इनको आप किस तरीके से वो जस्टिफाई करता है ये चीज़? देखिए, बात ये कि कुछ ऐसे लोग हैं और इस पर मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन, ये इनकी जो भी बच्चे होते हैं, जब ख़ास तौर से लड़के हैं या जो ये ख़वातीन हैं, इनके पीछे से अगर ब्रॉटअप में सही बातें इनके जहन में डाली जाएंगी कि किस तरीके से हकूक़, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने शौहर की नाफरमानी करने लग जाएं या अपने बाप की नाफरमानी, लेकिन इक्वली बताना पड़ता है कि किसके क्या हकूक़ हैं। तो ये बचपन से ग्रो अप करने के लिए शुरू में एक माँ का जो है ना वो काम है कि वो बताए कि आपने बहन, माँ, बीवी या दूसरी ख़वातीन की किस तरह से इज़्ज़त करनी है और घर में रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, और जिस तरीके से हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर तो ऐसा लगता है और ऐसा दिखाई भी देता
है कि यही समझा जाता है कि जो आपके घर पर औरत है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी है या बेटी है, सिर्फ वही जो है वो काबिल इज़्ज़त है और उसके अलावा कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिसकी आपने इज़्ज़त करनी है। ये आम हमारा जो है ना वो एक परसेप्शन बना हुआ है। रईस खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा सर, किस तरीके के केसेस का सामना जो है वो आजकल लोगों को करना पड़ा है? पिछले 35 साल से ह्यूमन राइट्स के लिए चूँकि काम किया और बड़ी तादाद में ख़वातीन बच्चे उनको लीगल एड भी प्रोवाइड किया और लीगल अवेयरनेस भी। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना उससे बच्चों को आगाही नहीं दिया। मैं इंग्लैंड की बात करूँगा, वहाँ 6 साल 5 साल के बच्चे को एक आप थप्पड़ मारें, उसको पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, कैसे क्लेम करने हैं, इंसाफ उसके दहलीज पे पहुँचता है। हमारे बच्चे को, बड़ों को केला खाना नहीं आता, डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता कैसे करना नहीं आता। किसकी जिम्मेदारी है? माँ की। हिटलर ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं अच्छी जनरेशन दूंगा। तो परवरिश तो 5-6 साल में उसकी फाउंडेशन बन जाती है बच्चे की, अगर माँ इस काबिल है। ये जो तशद्दुद करते हैं लोग, वो भी किसी के बेटे हैं ना। तो लेकिन रईस साहब, हमने ये भी देखा है ना कि हमने बहुत सारे ऐसे भी अपने माशरे में मर्द देखे हैं कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं या उनकी जो माएँ हैं, उनका ब्रॉटअप इतने अच्छे इन्वायरमेंट में हुआ होता है, उनकी माओं को देख के लगता है कि मतलब इतनी नफासत के साथ वो रहती हैं और वो इस तरीके की चीज़ों को जो है वो कह भी रही होती हैं कि गलत है, उसके बावजूद भी उनका बच्चा इस तरह की हरकत कर गुजरता है कि जब माँ बाप को पता चलता है कि वो खुद शौक में आ जाते हैं कि अच्छा ये इसने हमारे बेटे ने किया है, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप बहुत सही बात कर रही हैं, लेकिन इसके अंदर देखें, जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो वो 4-4.5 घंटे वहाँ रहता है, उसके बाद वहाँ जो तरबियत लेकर आता है ना सोबत, वो उसको असर करती है। बाद टाइम आप देखें, शौक होता है माँ को जब उसका बच्चा सिगरेट पीने लगता है, चूँकि वो बुरी सोबत में बैठा है। तो यह माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखें, उनको एजुकेट करें। मैं अपने घर की बात करूँगा। मैं कभी मैंने सिगरेट नहीं पी, कभी पान नहीं खाया। फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने रहा जब सब कुछ आम था, कभी उस चीज़ को मैंने हाथ नहीं लगाया। मेरी वालिदैन की तबीयत का नतीजा है और ये स्ट्रॉन्ग बुनियाद घर से पड़ती है। ऐसा ही है जी, जिस तरीके से जो है वो हमारे मुल्क में और हम जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लें, चाहे हम बाकी तमाम तर चीज़ों की बात कर लें, कौन कौन सी इकसाम होती हैं, किस किस तरीके से ये जो है परवान चढ़ा है और किस तरीके से मुमकिन है कि इसको ख़त्म किया जा सके, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा से फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं तशद्दुद जो कि हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी इकसाम है तशद्दुद की, वो कौन कौन सी इकसाम है उस पर भी बात कर रहे थे। हम एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। रईस भाई, मुझे बताइएगा किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है? क्योंकि हमें लगता है कि जब तक किसी औरत के या किसी बच्चे के जिस्म पर ब्रूजेस के निशान नहीं है तो ये तशद्दुद नहीं। वर्बल भी अगर किसी के आप डिफेम कर रहे हैं किसी को, वर्बली भी वो भी आता है। वुमेन प्रोटेक्शन उसमें ऑर्डिनेंस में है सेक्शन H और 2H में कि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं या वर्बल किसी को कहते हैं एट द प्लेस ऑफ वर्किंग, तो उसके लिए 3 से 5 दिन में अगर कंप्लेन इदारे के हेड को दे औरत, तो 3 से 5 बाइंडिंग है इस पर, 3 से 5 दिन में इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। और अगर उसके लिए बोर्ड बाकायदा, उसमें एक औरत भी होगी। कानून है हर जगह है। कानून अच्छा, वही वाली बात करें ना हम, कानून है, अमल दरामद हमारे मुल्क में नहीं है ना, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, बहुत अक्सर ऐसा होता है ना कि ख़वातीन जो कि ऑफिस जॉब्स कर रही होती हैं, वहाँ पर उनको हरेसमेंट कह लें या इस तरह के जहनी अजियत का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो नहीं बताती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बताएंगे, फॉर सपोज अगर घर बताएंगे तो घर वाले कहेंगे आप जॉब छोड़ दें। देखिए, मैं 2016 में ताजिकिस्तान गया था, तो मैंने सेंट्रल एशिया का काफ़ी सफ़रनामा भी लिखा। मैंने स्टडी करके दूसरे मुल्कों के, तो वहाँ पे वो मैंने एक NGO थी, वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि हम पाकिस्तानी ख़वातीन को बताना चाहते हैं कि मर्दों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। उसकी ट्रेनिंग नहीं है हमारे यहाँ, ट्रेनिंग नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को तो एम्पावर होना बता दिया, लड़कों को नहीं बताया कि एम्पावर खातून के साथ आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमारे यहाँ हम अब अगर हम अपने 5 साल की बात करें तो ऐसा लगता है कि 5 साल में औरत को जो है वो बहुत ज़्यादा वोकल भी हुई है, औरत को अपने राइट्स का भी पता चला है, औरत आवाज़ है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है एक मजबूत औरत के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये हम जो है ना वो अपने बच्चों को और जो है हमारे बेटे होते हैं उनको बताना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं।
होते हैं। अच्छा मुसर्रत साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं अक्सर घरों में ये हो रहा होता है कि अगर जो है वो बेटा है, उसकी शादी हुई है और वो अपनी बीवी को किसी ना किसी बात पर मार रहा है, तो अक्सर तो माएँ ये बात कहती हुई नज़र आती हैं कि वो उनका अपना मसला है, उसको छोड़ दो, बचाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो कहती हैं कि हाँ ठीक है अच्छा किया, या अक्सर ऐसे भी ताने मिल रहे होते हैं, जैसे रूरल एरियाज़ की आयशा भी बात करी थी कि ठीक है रात को बेटा आएगा ना तो मैं उसको बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात दरअसल ये है कि घर के अंदर जो सही मानों में रोल प्ले करती है वो माँ करती है, या फिर अगर सास है तो वो कर रही होती है। अगर सास ये सोच ले कि क्या मेरी बेटी किसी और घर में होगी और उस पर तशद्दुद हो रहा होगा तो क्या वो बर्दाश्त करेगी? जब ये इस तरह की थिंकिंग हमारी होगी तो मैं समझती हूँ कभी भी इस किस्म की वायलेंस नहीं हो सकती। फिर दूसरा क्या है कि जो औरत, मैं एक औरत हूँ, अगर मैं अपने बेटे को ये कहती हूँ कि बेटा आपने अपनी माँ की इज़्ज़त इस तरह करनी है, अपनी बहन की इस तरह करनी है, बेटी की इस तरह से करनी है, बाकी जो फैमिली के रिलेशन है उनकी इस तरह की आपने रिस्पेक्ट करनी है, और बाहर जाके मैं ये ना कहूँ कि जो राह चलती बच्ची है या ऑफिस में आपकी कुलीग है उसकी आपने एक रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो वो तजलील मेरी होनी चाहिए, वो मेरी मिस्टेक है, मैं माँ हूँ, मेरी मिस्टेक है। सबसे पहले माँ अपने बच्चे को बताए, अपने बेटे को बताए, बेटी से ज़्यादा बेटे को बताए कि बेटे जो आपकी कुलीग है, जो आपकी क्लास फेलो है, जो आपके साथ उठने बैठने वाली है, जो जॉब कर रही है, आप उनकी रिस्पेक्ट आपकी माँ के बराबर है तो उसकी रिस्पेक्ट माँ की नज़र से करें। बहन के बराबर है, बहन की एज की करीब है तो उसको उसी बहन की नज़र से देखें। जब हमारे माशरे में बेहतरी आएगी, अदरवाइज हम डे बाय डे जो है ना बिगाड़ की तरफ जाएंगे, बेहतरी की सिमत में नहीं जा सकते। और जब हम कहते हैं ना सास बहू का झगड़ा तो बहुत पुराना है, लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि आज मैं सास हूँ, कल तो मैं बहू थी ना, तो जो मेरे साथ हुआ है उसके ऊपर मैं बेहतरी लाऊं, वो अमल मैं ना दोहराऊं। जबकि हमारे यहाँ ये दोहराया जा रहा होता है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे, रिश्तों को हम एक तराजू में नहीं तोलेंगे, जब तक मैं नहीं समझती हूँ कि बेहतरी आ सकती है। दूसरी बात ये है कि तशद्दुद सिर्फ मारपीट ही नहीं है, तशद्दुद आप जहनी तौर पे भी कर रहे हैं। देखिए आप बता रहे हैं आपको तशद्दुद हो रहा है, वाज़े तौर पर आपके पर निशान मौजूद है, आप सबूत दे सकते हो। जहनी तशद्दुद का आप क्या निशान दोगे, क्या बताओगे? एक शख्स आपको घर के अंदर, फैमिली के अंदर जो है ना आपको जहनी मरीज बना दिया जाता है, उसका क्या है? उसका भी तो लुबे-लुबा है ना। आप देखें, जब तक मैं समझती हूँ कि ठीक है गवर्नमेंट का तो है राइट है कि गवर्नमेंट ही ये इम्प्लीमेंट करवाए, लेकिन हमारे माशरे के अंदर आपका राइट है, मेरा है, आयशा का है, रईस भाई का है, हम सबके अपने अपने राइट्स हैं। अगर हम अपने मोहल्ले में किसी बच्ची को पिटता हुआ देख रहे हैं, हम उसको तशद्दुद करता हुआ देख रहे हैं, राह चलते हुए औबाश लड़के उसको तंग कर रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं और हम खड़े हुए खामोशी से तमाशा देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी उनका फैमिली मैटर है। तो देन मैं समझती हूँ कि उसमें कसूरवार हम भी इतने हैं जितना तशद्दुद करने वाला है। तो देखें, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने अपना स्टेप क्या उठाया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फरमाती थी कि देखें जब तक हम अपने लिए स्टेप नहीं उठा सकते तो हम दूसरों के लिए किसी सूरत में भी नहीं उठा सकते। तो बात दरअसल ये कि जहाँ तक हम कहना ख़वातीन के अंदर, माशरे के अंदर मर्दों का दौर है, जी मैं नहीं मानती हूँ, स्पेशली मैं नहीं मानती हूँ। उसकी वजह ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लीजिए, क्या वो जवान खातून नहीं थी? क्या वो जवान बच्ची थी? उस वक्त गैर शादीशुदा बच्ची थी। वो डिक्टेटर का सामना कर सकती है, तो एक आम मर्द का सामना नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है जहाँ पे एक आवाज़ निकालने पर, सियासी आवाज़ निकालने पर, कोई बात बुलंद करने पर कोड़े मार दिए जाते थे, वो उनका सामना तो कर सकती है। तो क्या मेरे जैसी औरत इतनी कमज़ोर हो सकती है कि मैं माशरे में अपनी हिफाजत नहीं कर सकती हूँ, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हूँ? मैं नहीं मानती, बड़ी माजरत के साथ मैं कहती हूँ औरत को मजबूत होना चाहिए। हाँ, औरत ये भी ना करे कि बिल्कुल अपनी हदें क्रॉस कर दे, कि अगर भाई से बात कर रही है तो उसे तमीज़ ना हो। कि तालीम हमेशा ये नहीं सिखाती है कि बुलंद आवाज़ से बात करो, तमीज़ हमें सिखाती है, तहजीब सिखाती है, रिश्ते सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि कौन आपका बड़ा है, कहाँ कौन छोटा है, कहाँ आपने क्या बात करनी है और कहाँ क्या बात नहीं करनी। तो हदें क्रॉस ना करें, चाहे ख़वातीन भी हो। तो मैं समझती हूँ, देखिए कोई खातून अगर तरक्की करती है, जहाँ कहा जाता है कि मर्द अगर तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे
कामयाब माँ का हाथ है, बहन का हाथ है, या बीवी के रूप में हाथ हो सकता है। तो लेकिन मैं समझती हूँ अगर मेरे जैसी औरत, आप जैसी बेटी, मेरी बहन आयशा जैसी अगर कामयाब औरत है तो उसके पीछे रईस जैसे भाई का हाथ हो सकता है, बाप का हाथ हो सकता है, बेटे का भी हाथ हो सकता है। तो ये चीज़ें हम जब हम फरामोश करेंगे तो हम तनज़्ज़ुली की तरफ ही तो जाएंगे। हमारे यही होता है ना कि अगर मर्द जो है वो कामयाब है तो उसको कहा जाता है माँ की दुआएं हैं, और अगर औरत कामयाब होती है तो उस पर जो है वो उसकी कैरेक्टर असेसिनेशन स्टार्ट कर दी जाती है, उसमें तरह तरह की बातें की जाती है कि अच्छा हमें पता है कि कामयाबी तक किस तरीके से पहुंची है। बिल्कुल नहीं, जैसे उसके आप- पीछे भी जैसे आप- कामयाब भाई का, बाप का, शौहर का बिल्कुल हाथ ऐसा ही है, जरूर है। बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव फैमिली का हाथ होता है, एक पढ़े लिखे माँ बाप का हाथ होता है। जिस तरीके से आप बात करी थी, आपने मिसाल दी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, हम देखते हैं कि वही जो मैं बात करी थी ना, एक प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ होती हैं हमारे यहाँ। फैमिलीज़ में ख़वातीन को, लड़कियों को ख़ास तौर पर ये डर भी होता है कि वो अगर घर जाके बताएंगी भी तो उनके घर वाले उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। या तो उनको मार बर्दाश्त करनी है, और अगर उन्होंने मार बर्दाश्त नहीं की तो घर जाएंगी तो घर वाले भी, अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है वो यही बात करती हुई नज़र आती हैं कि हम जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करें, तो हम क्या मैं आपको करें। इंटरप्ट करूँ, आई एम सो सॉरी। इसमें एक वजह ये भी होती है कि जब हम अपनी बेटी को रुखसत करते हैं ससुराल के लिए तो हम कहते हैं बेटे अब आपका घर वही, अब आपके यहाँ पे लाश तो आ सकती है, आप नहीं आ सकते। Exactly, देखिए जब ऐसा ये ही इस है। तरह की, देखिए आप अपनी बेटी को कहें कि बेटे आप यहाँ माँ है ना, तो वहाँ पे भी आपकी सास भी माँ है, बेशक कि लाजिम नहीं है मैं तो कि ये औरत कहती देखिए- हूँ कि सास, वो हम लोग ये बात करते हैं ना मुझे साहब, सॉरी आपकी बात जी, जी। काट रही हूँ, कि माँ, हम लोग ये कहते हैं ना कि उस सास को अपनी माँ समझें या बहू को अपनी बेटी समझें। मैं कहती हूँ वो भी ना समझें, कम से सास कम को बहू सास समझ लें और वो देखिए, सास पता है, समझ मतलब लें। मैं ये बहू को बता बहू रही हूँ समझ कि लें, मसला रिश्ते ये- बने हुए उनको देखिए, मसला निभा लें। ये है कि बहू पे लाजिम नहीं है कि सास की खिदमत करे, देखिए, लेकिन उसके बावजूद अगर वो खिदमत करती है तो यकीन जाने उसका, हम तो इस्लामी माशरे के लोग हैं, हम तो मुसलमान हैं, अगर करती है तो क्या हम अपने बुजुर्गों का अदब एहतराम नहीं करते? जरूरी है, तो जरूरी अगर है। देखिए मैं कितना भी मैं समझती हूँ कितना भी बुरा आपके साथ करूँ, आयशा के साथ करूँ, एक वक्त आएगा कि आप कोई शर्मिंदगी होगी। कुछ अच्छा, लोगों को मैं भी नहीं ये होती। कहना चाह रही हूँ, जैसे कि बात हो रही थी कि लड़कियां ये कह के भेजी जाती है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है माशरे का, जो कि Exactly. उंगलियां उठाते हैं, जिससे वो घर वाले, माँ बाप, बहन भाई डर जाते हैं। तो माशरे को भी असला की ज़रूरत है कि वो देखें। आयशा, एक चीज़ होती है ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये नहीं होता कि आपने सारी इज्जत का बोझ जब आप अपनी बेटी के कंधों पर डाल देते हो ना, कि बिल्कुल। अगर तुम घर वापस आ गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा, अगर तुमने अपने शौहर के खिलाफ FIR कटवा दी तो हमारी इज्जत का क्या होगा, ये इज्जत जो है ना, अगर तुमने तलाक ले ली हमारी इज्जत का क्या होगा, ये जो सारा बोझ डाला हुआ है ना औरत के लेकिन कंधों वो पर जो इज्जत चार का। लोग जिनकी बात करते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, उन चार लोगों को भी चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ बातें बनाएं। उनकी भी असलाह की जरूरत है, जो मोहल्ले के चार लोग हैं। रईस भाई, मुझे जरा क्विकली ये भी बताइएगा कि किस तरीके से आपको लगता है कि देखिए, हम हाँ, जिस तरह बहन ने कहा ना कि बच्ची को जब रुखसत करते हैं कहा जाता है कि अब तुम्हारी लाश आएगी, ऐसे उसको ही। जीने की तरीका बताएं ना। हमारे यहाँ हम मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जब 62 में हमारे यहाँ एक औरत प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रही थी, अमेरिका में वोट देने का हक नहीं था औरत को। अब किस माशरे में रह रहे हैं? हमारे रसूल सल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत वो बेहतर है जो मर्द को खुश कर दे, और मर्द के सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो। हम सिर्फ इस उसूल को अपना लें, पूरा ये माशरा हमारा जन्नत बन जाएगा। Exactly. हमने इसको छोड़ दिया अपने सबक को, जब ये तो हम जलील ख्वार हैं। ऐसे हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने भूला हुआ सबक याद करना है, उस पर अमल करना है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कुरान बात हमारी है। हिदायत है। बिल्कुल, ये सुन्नत और सीरत नबी हमारे लिए माशाअल्लाह और कोई रास्ता नहीं है। सही कहे। उन लोगों ने जिन्होंने हमारे इस्लाम को अपनाया है, फंडामेंटल राइट्स, और उसके हवाले से यूएनओ के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो क्या है, हुजूर सल्लम का आखिरी खुतबा है, उस पर अमल किया, तो वो देखें आज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रईस भाई, जिस हमने तरीके अपना से सबक बात कर भुला रहे हैं दिया ना है। कि यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे जो इकदार हैं उनको अपना यही, लिया है, वो आज तरक्की पे, वो जो और हमने तरक्की उनके पजीर इकदार को ममालिक अपनाया, है ना, आज अगर हम तनज़्ज़ुल उनको पे हैं। देखें, जिस तरीके से अगर हम नोटिस करें कि यार ये क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये आज तरक्की पजीर ममालिक बने हुए, तो उसके पीछे यही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वही चीज़ें जो हमारे मज़हब ने हमें सिखाई, जो है हमारे हुजूर ने हमें सिखाई, वही हैं। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा आपकी बात, मैंने 2-3 बार नहीं, काट दी कोई है। इशू नहीं, मैं वही कह रही हूँ आपसे कि देखिए जो हमारे इस्लामी इकदार हैं वो यूरोपियन ने उसको अडॉप्ट किया है। Exactly. आज वो तरक्की पजीर हैं, और हम जो है ना उनके फैशन के पीछे हैं। हम उनकी जो गलत उनका इकदार culture है, adopt गलत करेंगे। कल्चर है उनका, उसको हम अपना के खुशी महसूस करते हैं। देखिए, अगर हमारे माशरे में हज़रत उमर फारूक ने
इस माशरे के अंदर इंसाफ, अदलो इंसाफ का एक कायम किया और गली गली घूम के ये बताया कि किसी को तकलीफ होगी तो समझे मैं जवाबदेह हूँ, तो उसको उन्होंने अपना लिया। अब देखिए ज़रा सा भी कोई बात होता है, फंडामेंटल राइट्स हैं एक बच्चे के, औरत के, इवन के जानवर के भी हैं। ऐसा ही है। बेशक कि आज वो मुसलमानों को ज़िबा कर रहे हैं तो वो मुसलमानों को कर रहे हैं तो उन्हें परवाह नहीं है, जब बात होगी तो वो जानवरों के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो बात दरअसल ये हमारे यहाँ एका नहीं है, हमारे पास किसी भी चीज़ में। आज हमारे साथ फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हम उन चीज़ों को मुसलमान इकट्ठे नहीं हो पा रहे। डर खौफ, अरे खुदा का खौफ करो। डर हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी का होना चाहिए, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी राह दी और हम उसको फरामोश कर चुके। इसी तरह ख़वातीन का हो, ये बच्चों का हो, ये वायलेंस जो है ये कभी भी ना हो। जब हमारे जहन में ये चीज़ भर दी जाए, जब हमारे जहन में ये चीज़ ऑटोमेटिकली है कि ये काम हम कर रहे हैं खातून के लिए। देखें, खातून के लिए हम नरम गोशा नहीं रखते, क्योंकि खातून को मारने वाला, खातून पे तशद्दुद करने वाला ज़हनी मरीज़ है और वो जानवर है। ऐसे ही तो हमारे माशरे में तो जानवर की तो कोई हैसियत नहीं है ना। फिर जब हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो पीछे तो होंगे। जो बच्चों का आपने जिक्र किया तो मेरे जहन में आया कि जहाँ तक वायलेंस की बात है, जो छोटी बच्चियाँ घरों में मुलाजमत के लिए रखवाई जाती हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए थी कानून में कि एक एज के, सर्टन एज के पहले उनको नहीं मुलाजमत पे रखा जा सकता। बड़ी माजरत के साथ रईस भाई भी इस चीज़ को एग्री करेंगे इससे कि तमाम हमारी जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनमें ये लॉ है, स्पेशली सिंध के अंदर भी है कि आप जब तक बच्चा 18 इयर्स का नहीं है उसको आप किसी भी जॉब पे प्राइवेट सेक्टर में नहीं रख सकते हैं। इस पे सख्ती है। लेकिन मेरे जैसे, आप जैसे लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ बैठ के हम मीडिया पे चीख चीख के कह रहे होते हैं कि जी हमारे पास छोटे बच्चों को तशद्दुद नहीं होना, छोटे बच्चों को घरों में नहीं रखना चाहिए। क्या मैंने, आपने, इन्होंने, रईस भाई ने 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची अपने घरों में नहीं रखी हुई? बिल्कुल रखी हुई होती है। क्या है और कुछ नहीं है। तो नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्कुल सही बात कह रही है। टीवी चैनल्स पे बैठ के ना बड़ा चीज चिल्ला रहे होते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हम 4 लोग बैठे, मैं चारों लोगों की अपनी एग्जांपल दूंगी ना दूसरों के बजाय। क्या कहते हैं, अरे छोड़ें कोई बात नहीं, आप यहाँ डस्टिंग के लिए रख लें। हाँ, हम इतना काम नहीं करा रहे। मतलब वो बच्चा लाने के लिए हम वो मासूम बच्चे होते हैं 10 साल के, मैं देख रही होती हूँ, खुद वॉक कर रही हुई खवातीन, उनके बच्चे वो उठा के फिर रही हैं। भाई वो बच्ची नहीं है तो उसका तो बचपना खत्म कर दिया ना आपने। क्यों रखा? क्यों? जब आप रखेंगे तो वो रखवाएंगे। लेकिन जब नहीं रखेंगे ना, हम रखेंगे ही नहीं, तो पेरेंट्स को ये चीज ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गुर्बत। मैं कह रही हूँ, मैंने अपने घर में 2 बच्चियां रखी हुई, एक नहीं 2 बच्चियां रखी हुई, एक 11 साल की और एक 12-13 साल। मैंने कहा मैंने रखी हुई है, लेकिन नो, आप मेरे साथ आ सकती हैं। वो बच्चियां स्कूल सुबह जाती हैं मेरे साथ, ठीक है, सुबह मेरे साथ स्कूल जाएंगी, स्कूल जाने के बाद घर आएंगी, और घर में आने के बाद जस्ट वो घर के अंदर काम क्या करती हैं, बेटे मेरे लिए आप मुझे फ्रूट चाट ला दें, मेरे लिए ये कर लें, क्योंकि उनके पेरेंट्स लालची हैं, बगैर पैसों के वो नहीं छोड़ते। देखिए हमारे पास ये मसला भी है, बेटे मुझे फलां चीज़ ला दें, बेटा मुझे ये कर दें, और जब जैसे 4 बजेंगे आ जाओ मेरे पास बुक्स ले बैठ के पढ़ लो। ऐसे ही और बड़ा ये चीज तो हमें भी अडॉप्ट करनी है ना, जिस तरीके से गुर्बत का काम भी नहीं रहेगा बेटे, और उसके अंदर ये भी नहीं रहेगी कि कोई बच्ची कम से कम मैट्रिक तो हो सकेगी। ऐसा ही और बड़ा पढ़ाई लिखाई बड़ी जरूरी होती है इस काम के लिए। और जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं, अगर हम घरेलू तशद्दुद की बात करें तो उसमें बहुत सारे केसेस हमारे सामने वो भी आए हैं जहाँ पर हमने देखा है कि छोटी बच्चियाँ या घरों में बच्चे जो होते हैं, मुलाजमीन आपके होते हैं, उन पर भी जो है वो तशद्दुद किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो तशद्दुद किया जाता है वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं। हमारे साथ रईस भाई मौजूद थे, आयशा मौजूद थी, और साथ ही साथ मुसरत साहिबा मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं तशद्दुद के हवाले से, हमारे मुल्क में बढ़ता हुआ जो वायलेंस है और साथ ही साथ जो तशद्दुद होता है ख़वातीन पर, बच्चों पर, ये कहाँ से जन्म लेता है, किस तरीके से जो है वो इसका ख़ात्मा मुमकिन है। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम और साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर राबिया मौजूद हैं। दोनों ही साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि किस तरीके से कौन सी नफ्सियात हैं जो इंसान को मजबूर करती हैं कि आपने तशद्दुद करना है। राबिया आपसे शुरू करेंगे।
देखिए, जब हम लोग तशद्दुद की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही है आपके साथ, और इसके मल्टीपल फैसेट्स हो सकते हैं, कोई एक ख़ास वजह नहीं होती। बहुत बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि पुश्तों से तशद्दुद वाला एक एक एलिमेंट इंसान के अंदर मौजूद होता है। जब आपके राइट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है तो आपके पास सिर्फ एक वे आउट निकलता है गुस्सा दिखाने का, या फिर जब आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सेल्फ इस्टीम का एक वन ऑफ द फैक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा लो होती है, उसकी वजह से भी होता है। सेंस ऑफ कंपटीशन जब किसी इंसान के अंदर आता है, या जब इंसान को ऐसा लगे कि उसके बेसिक राइट्स उसको नहीं मिल रहे, तो यहाँ से ये तशद्दुद दूसरे लोगों पर किया जाना शुरू करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो तशद्दुद खुद से स्टार्ट हो रहा होता है, आप इंटरनलाइज करते हो और फिर आप उसको एक्सटर्नलाइज की तरफ लेकर जाते हो। कभी ऐसा नहीं होता कि आप पहले किसी और को मारना शुरू हो जाओगे, आप खुद को भी नुकसान करते हो, सेल्फ हार्म होता है, जिसको हम शायद ऐसे समझ सकते हैं कि जब एसिड की बॉटल में एसिड डाला जाता है तो सबसे पहले बॉटल को नुकसान होता है, और फिर बाद में किसी और के ऊपर उस एसिड से जो भी XYZ कंसर्न्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ से जो है ना वो आपकी तशद्दुद की एक लहर चलना स्टार्ट होती है। ठीक है जी। डॉक्टर खुर्रम साहब, मुझे आप भी बताइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तशद्दुद की, आपकी नज़र में तशद्दुद क्या है? देखिए, तशद्दुद जो है, वायोलेंस, ये अगर ड्राइव हुआ है तो वायोलेशन से हुआ है। वायोलेशन मीन्स कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं। आपका एक राइट है लिबर्टी, ठीक है, कि एक औरत है, मर्द है, उसकी एक लिबर्टी है जिसको कोई भी वायोलेट नहीं कर सकता। जब उसके अगेंस्ट, उस राइट के अगेंस्ट कोई काम होता है तो वो वायोलेंस कहलाता है। हमारे पास नॉर्मली जो वायलेंस की एक किस्म है वो है फ़िज़िकल वायलेंस, जिसको आप असॉल्ट कहते हैं। नॉर्मली आपने किसी को मार दिया, धक्का दे दिया, ये वायलेंस की किस्म बन गई। जिस तरह, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, पहले रेप की खाली एक ही किस्म थी कि पेनिट्रेशन अगर होती है तो उसको रेप में आएगा, वो विद इन द एम्बिट ऑफ रेप। 2021 में एक नया कानून आया पाकिस्तान के अंदर, एंटी रेप लॉ, जिसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल पेनिट्रेशन, बट रादर दैन इट द ओरल, अगर ओरली भी आपके साथ कुछ हो रहा है तो वो भी इसी डेफिनेशन में आएगा। इसी तरीके से अगर आप वायलेंस की बात करते हैं, वायलेंस सिर्फ यही नहीं आपने किसी को मारा, पीटा, धक्का दिया, आपने उस काम के दौरान उसको इतना ह्यूमिलिएट कर दिया कि वो अपना काम नहीं कर सकता। या जो हमारी घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है, जिसको आप डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की एक किस्म तो असॉल्ट है, उसके अलावा जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है वो भी ये कहता है कि अगर आपने खाली धमकी दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, ये भी वायलेंस है। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे यहाँ पता ही नहीं है ख़वातीन को या मर्द हजरात को भी स्पेशली, कि हाँ किस तरीके से कौन सी चीज़ अगर आप कहेंगे या कौन सी हरकत है तो वो कौन से ज़ुमरे में आती है। मुझे बताइएगा राबिया, जिस तरीके के केसेस आजकल सामने आ रहे होते हैं स्पेशली तशद्दुद को लेकर, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का वायलेंस जो है वो शामिल है, कौन से केसेस हैं जो ज़्यादा आपके पास आ रहे होते हैं? देखिए, जब हम आजकल जो केसेस आ रहे हैं वो हरासमेंट के आ रहे हैं, जब से हम लोगों ने राइट्स की बात करना स्टार्ट की है। दूसरा, आपका जो केसेस की नौयत इंक्रीज़ हो रही है वो आती है फ़िज़िकल वायलेंस की, और अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो इमोशनल वायलेंस की, जिसमें इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे सर ने अभी बात की डोमेस्टिक वायलेंस की, किसी की बेसिक नीड को ना पूरा करना इज़ ऑल्सो इमोशनल वायलेंस, किसी को आइसोलेट कर देना इज़ ऑल्सो इमोशनल वायलेंस, किसी को सिर्फ इतना से कह देना कि तुम मेरे ऊपर बर्डन हो, इमोशनल वायलेंस। तो हमारे पास एज अ साइकोलॉजिस्ट जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिसके अंदर यही सबसे ज़्यादा बात होती है कि अगला बंदा मेरी बात को समझ नहीं पा रहा, हमारा रिश्ता नहीं चल पा रहा, या मैं ज़िंदगी में, जैसे अगर हम वर्क प्लेस की भी अगर बात करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना मेंटल हेल्थ सेलिब्रेशन का है, तो जो इस बार की तो थीम भी इन्होंने वर्क प्लेस से रिलेटेड रखी है। तो जो कुलीग्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसी के काम को अप्रिशिएट ना करना, इट्स अ काइंड ऑफ अगेन उनको हार्म मिल रहा होता है, और इमोशनल हार्म ज़्यादातर मिल रहा होता है। फ़िज़िकल, येस, फ़िज़िकल वायलेंस की भी बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन फिर फ़िज़िकल वायलेंस के अंदर फिर बाकी और सारे एलिमेंट्स को भी देखना होता है कि ये वायलेंस क्या
किसी के न्यूरोट्रांसमीटर के चेंज होने की वजह से है, ब्रेन केमिकल्स के चेंज होने की वजह से है, क्या इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, क्या कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं दे आर अप टेकिंग, जैसे बच्चों में अक्सर कहते हैं कि बच्चे क्यों एग्रेसिव होते हैं, पैकेट की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर जैसे हम ADHD की अगर बच्चों में बात करते हैं, वो भागम दौड़ी में लगे हुए हैं और हमने उनको चॉकलेट का पैकेट और दे दिया, वो पहले भाग रहे हैं, आपने उसके अंदर और एनर्जाइजर्स दे दिया, अब वो कहीं तो निकालेगा, वो धक्का मार के खुश हो रहा है, वो कुछ कर रहा है। तो जो हमारे पास आते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो ज़्यादातर इमोशनल एस्पेक्ट में ज़्यादातर आ रहे हैं। ठीक है जी, हमारे साथ राबिया और खुर्रम दोनों ही मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम होने वाले वायलेंस के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो तशद्दुद में कमी की जा सकती है, किस तरीके से कराची शहर में या मुल्क भर में जो है वो केसेस तशद्दुद के हवाले से बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, या वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। साथ में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम और डॉक्टर राबिया। डॉक्टर खुर्रम लॉयर भी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि हमारे जो कवानीन हैं और जो बहुत सारे कवानीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं लेकिन उस पर उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, तो मुझे बताइएगा कि इसकी वजह क्या है और क्या क्या कवानीन मौजूद हैं कि जिससे फ़ायदा हो सकता है उन लोगों को जो तशद्दुद का जो है वो शिकार हो रहे हैं। जी देखिए, वायलेंस जो है, अगर इसको मैं आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर बताऊं कि क्योंकि आज इसका दिन भी है नॉन वायलेंस का, तो UN ने जून 2007 के अंदर ही रेजोल्यूशन पास करी, क्योंकि आज मिस्टर गांधी की बर्थडे है, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए उन्होंने ये दिन उनके नाम से मंसूब किया। मगर जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है वो असल में इस्लाम ने दी है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि और हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत सारे जहानों के लिए। जब फ़तेह मक्का हुआ, कॉन्कर ऑफ मक्का हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए तो हुज़ूर ने तमाम काफिरीन मुशरिकीन मक्का को बोला कि अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो फला पाएंगे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम डोमिनेटिंग कंडीशन में थे, वो चाहते सबको मार देते कि तो भाई सबको मार दो जितने भी काफिर हैं जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा। बट इस्लाम ने दर्ज दिया कि आपने तशद्दुद नहीं करना है, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आगे चलता हुआ आ रहा है। एक हदीस है इसके ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और एक बंदा जो हक के ऊपर है मगर फिर भी वो झगड़ा नहीं करता, तो उसे जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। तो इस्लाम तो इतना नॉन वायलेंस रिलीजन है। अब बात आती है कि हम नेशनल लेवल के ऊपर या लोकल लेवल के ऊपर किस तरह नॉन वायलेंस की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है बात करने के लिए। हमारे जो सोशल मीडिया है वो पता नहीं किन चीज़ों में पड़ गया, हमारी कौम को किन चक्करों पे लगा दिया इन लोगों ने। असल अगर आप हमारे बच्चों को, लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहाँ पे वो आके अपने दिल की बात कर सके। देखिए होता क्या है, एक बंदा जो पूरा दिन थका आ रहा है, घर पर आया, लाइट नहीं है, घर में उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, पूरी रात उसको लाइट सही नहीं मिली, नींद सही पूरी नहीं हुई। तो ये मैडम भी जानती है कि जब एक इंसान की नींद पूरी नहीं होती है उसका बिल्कुल मेंटल बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब जब वो बाहर निकलेगा रोड पे, ज़रा सा गाड़ी बम्प हुई, उसने लड़ना झगड़ना शुरू कर देना। वो ऑफिस पहुंचेगा, उसको ज़रा सा उसके एम्प्लॉयर ने कोई बात करी, भाई तुम लेट क्यों आए, वो उससे लड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये नॉन वायलेंस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आवाम को इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देनी है। बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, जो आवाम चाहती है, और वही वाली बात है कि ये तमाम तर चीज़ें जिसका आवाम रोज़ाना की बुनियादों पर सामना कर रही है। जैसे आप बात कर रहे हैं बिजली का ना होना, कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, आप घर में खड़े रहते हैं, स्टॉप्स पर खड़े रहते हैं, बस नहीं आ रही होती, बस आती है तो बस में जगह नहीं होती, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्टअप कर रही होती हैं। राबिया, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे वायलेंस को लेकर, हमने देखा है, जैसे खुर्रम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया जो है वो हमारा किसी और ही डगर पर चल गया है। इससे पहले भी मैं इसी पर बात करी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे फॉर सपोज अगर कोई डॉक्टर बैठा है या कोई लॉयर बैठा है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं कि अच्छा ये कोई बात करेगा, ये कोई ऐसी बात करेगा जिसमें वज़न होगा। लेकिन वही अगर कोई इंसान बैठा हुआ, कोई आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग फिगर है, वो बैठा हुआ कोई ऐसी बात करे कि जो है जिससे ये तासुर जाए कि अच्छा अगर औरत को मार पड़ रही है या बच्चों को मार पड़ी है, स्पेशली औरतों को मार पड़ रही है, तो वो सही पड़ी है, वो अपनी ज़बान की वजह से मार खाती हैं। इस तरह के एलिमेंट्स भी हमें दिख रहे हैं, जो हमें सोशल मीडिया पर बड़े आम दिख रहे हैं, और बड़ी
बड़ी फॉलोइंग और बड़े बड़े फॉलोअर्स भी ग्रैब किए जा रहे हैं, आपको लगता नहीं है ये भी माशरे के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है? डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया जितना इन है आजकल हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम आपस में कम बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं और हमारी लर्निंग वहाँ से हो रही है, जिसको हम कहते हैं मॉडल्ड हम बिहेवियर कर रहे होते हैं। हमें जो चीज़ सीखने को मिल रही है हम सीख रहे हैं और फिर हम उसको अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं। और आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि हम जितना कूल मॉडर्न दिखेंगे हम उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। उन फिगर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अपने आप को आइडियलाइज़ किया होता है। हमें लगता है कि वो बंदा जो भी बात करेगा, वो जो इन्फ्लुएंसर है वो जो भी बात करेगा, उसकी बात में वज़न ही है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने भी अपनी रिसर्च नहीं की होती। अब जैसे इन्होंने एक हदीस का जिक्र बताया, तो जब भी हम किसी से कोई ऐसी बात करते हैं हम कहते हैं अच्छा ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, उसका रेफरेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पर उस बात को समझा जाता है लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई जाकर कोई नहीं कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे भी आपने कहा कि ये सिंपली कहा जाता है कि औरतों की ज़बान गज़ लंबी होती है जिसकी वजह से वो पिट रही होती हैं, लेकिन आपने बहुत सारे एडवोकेट ख़वातीन भी ऐसी देखी होंगी कि जो राइट्स के लिए काम कर रही हैं। अब बात वहाँ पर आती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो और किस एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो, आपका अपना विजन क्या है काम करने का। देखिए बात तो करनी है, लेकिन बात में भी आप सही बात कर रहे हो या आप बिला वजह की बात कर रहे हो, उसमें डिफ़र कर रहा होता है। हाँ, ख़वातीन के साथ है, वो इमोशनल भी हैं, उनके पास बात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद होता है। अब ये चीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी कि उनको लोग नहीं मिलते बात करने के लिए, या उनको वो एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता प्रोडक्टिव बात करने के लिए। अब वो प्रोडक्टिव बात तब करेंगी ना कि जब आसपास के लोग भी प्रोडक्टिव बात कर रहे होंगे। औरतों को आपने रखा हुआ है कि वो घर गृहस्थी करें, जो कि बुरा नहीं है, उसको एक्चुअली घर गृहस्थी ही करनी है। अगर वो घर गृहस्थी कर रही है और वो बाहर निकल कर भी कोई काम कर रही है, तो उसको भी वही प्रिविलेज एटीट्यूड देने की ज़रूरत है कि वो भी थकी हुई आई है। अब एक औरत अगर थकी हुई आई है और आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो जाकर अपना चूल्हा चौका भी देखे, वो घर में बच्चों को भी देखे, वो घर को सफाई सुथराई भी देखे, वो एक खातून नहीं है, वो एक इंसान बिल्कुल वैसा है कि एक मशीन की तरह है। मशीन जब गर्म होती है तो वो क्या करती है, चीज़ें ख़राब करती है, आग बगूला होती है। तो जब वो आग बगूला होती है तो उसने अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इतनी हम यूटिलाइज़ नहीं करते जितनी हम वर्बल स्ट्रेंथ की यूटिलाइजेशन तो कहते हैं ना कि सब कुछ बाकी तमाम तर चीज़ें तो देख लें, अगर ताकत में देख लें, स्ट्रेंथ में देख लें, मर्द ज़्यादा ताकतवर होता है, औरत के पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है ज़बान। और वो भी लोगों की कोशिश होती है कि इसको ज़रा जो है ना वो अंदर ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे खुर्रम साहब ये भी बताइएगा ज़रा क्विकली कि किस तरीके से जो है हम इस तरह के केसेस को, या मुझे ऐसा लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली जो हमारे मर्द हजरात हैं, उनको किस तरीके से कायल किया जा सकता है इस बात के लिए कि तशद्दुद करना जो है वो ताकत की अलामत नहीं है बल्कि ये कमज़ोरी की अलामत है। देखिए सबसे बड़ा जो इशू इसके अंदर आ रहा है ना वो हमारा सोशल है। वो देखता हुआ आ रहा है कि उसका बाप अपनी बीवी को मारता था, भाई बीवी को मार रहा है, तो उसके अंदर भी वो एक कॉन्सेप्ट है कि यार मैं भी इसको मारूं। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखा कि वो लोग भी वायलेशन कर रहे होते हैं, वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे बड़ा जो एक मसला है ना हमारे यहाँ, वो कानून तो है हमारे पास, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर खुर्रम जो कि लॉयर भी हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ डॉक्टर राबिया हमारे साथ मौजूद थी। और आज के दिन जो है वो हम बात कर रहे थे नॉन वायलेंस के हवाले से, किस तरीके से जो है वो तशद्दुद बढ़ता जा रहा है, तशद्दुद की क्या क्या इकसाम है। अगर आप अपने इर्द गिर्द तशद्दुद होता हुआ देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी रोकथाम मुमकिन हो सके, और अगर नहीं हो रही तो उसको काइंडली रिपोर्ट कर सकें। और अपने इर्द गिर्द अगर हमारे पास तालीम है, अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करूँ, मैं लोगों को बताऊँ कि तशद्दुद करना या किसी पर हाथ उठाना चाहे या किसी को वर्बली अब्यूज़ करना जो है वो कोई ताकत की अलामत नहीं होती। इससे आप 1 या 2 सेकंड के लिए सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकती है, लेकिन बाकी तमाम लोगों की नज़रों में आप इसके अंदर गिर जाते हैं कि उसके बाद लोग जो हैं वो आपको इंसान तसव्वुर नहीं करते, क्योंकि इंसान जो है वो बाशऊर है, उसके पास शऊर भी है और उसको पता भी है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और कोशिश करें कि अगर इस तरह की चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं तो इसका ख्याल रखें, उनको भी समझाएं और इसको इस तरह के मामलात को जो है वो आप रिपोर्ट भी कर सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, सिटी एट 10 से मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।